व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इफ सीरीज को। एंड आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 को। इससे पहले हम सीजन 1 भी कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। वेल, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कॉर्प्स। यहाँ पे हम एक ज़ेंडार नाम की जगह को देखते हैं एंड हमें सुनाई दे रहा होता है नेबुला का नरेशन। यहाँ पे नेबुला बताती है कि ये प्लेनेट है ज़ेंडार और यहाँ पे किसी का लक काम नहीं आता। यहाँ पे आए दिन कई लोग मरते रहते हैं, जैसे कि आज मौत हुई है योंडू की। जी हाँ गाइस, योंडू इस यूनिवर्स में भी मर चुका है। अब नेबुला उसके पास आती है एंड आपको ये बता दूं कि नेबुला काम करती है नोवा कॉर्प्स के लिए एंड नेबुला उसके पास आई होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी आ जाता है गार्थन और नेबुला की और उसकी आपस में नहीं बनती। उन दोनों का काम करने का तरीका भी काफी अलग है। वेल, वो दोनों काम करते हैं नोवा कॉर्प्स के लिए। गार्थन अपनी आर्मी को कहता है कि सारे के सारे सबूत इकट्ठे करो और यहाँ से निकलो। तो फिर नेबुला नोवा कॉर्प्स के लिए काम क्यों कर रही है, चलिए ये जान लेते हैं। एक्चुअली इस यूनिवर्स में ऐसा हुआ था कि रॉनिन ने थैनोस को चीट किया, यानी कि उसने थैनोस का साथ नहीं दिया बल्कि उसे धोखा दे दिया। और रॉनिन थैनोस के मरने के बाद गमोरा को भी अपने साथ लेके चला गया। नेबुला को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ गया था और वो मरने भी वाली थी, लेकिन तभी उसके ऊपर आई एक रोशनी एंड यहाँ पे उसकी हेल्प करी नोवा प्राइम ने। बस तब से उसने नोवा कॉर्प्स के लिए काम करना चालू कर दिया। और इसके बाद रॉनिन ने अटैक करने की ट्राई करी थी ज़ेंडार पे, लेकिन उससे बचने के लिए नोवा प्राइम ने एक शील्ड लगा दी। इससे जो भी डार्क फोर्स होगा वो इस प्लेनेट से बाहर रहेगा, यानी कि ना ही कोई आउटसाइडर अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। लेकिन ये भी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, क्योंकि 50 साल के बाद ये शील्ड भी हट जाएगी। सिंस अब काफी टाइम बीत चुका है तो ये प्लेनेट बस अपने बलबूते पे चलता है, यानी कि इसका और किसी प्लेनेट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर गार्थन और नेबुला दोनों नोवा कॉर्प्स के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका काफी अलग है। गार्थन ये ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कुछ किया किसने, और जिसने भी ये क्राइम किया हो वो उसे पनिश करता है। वेयरएज़ नेबुला का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो सबूत ढूंढते हुए केस के बिल्कुल तह तक जाने की कोशिश करती है। एंड यहाँ पे भी वो योंडो के पास जो छड़ी होती है जिसको वो कंट्रोल करता है, वो उसको अपने पास लेती है एंड यहाँ पे उसे दिखाई देती है योंडो की कुछ यादें। उन यादों को देखते हुए वो उस छड़ी को कंट्रोल करना सीख जाती है। इसके बाद नोवा एक शिप में बैठकर जा रही होती है एंड तभी उसे कॉल आता है नोवा प्राइम का। वो नेबुला की हेल्प मांगती है। वो कहती है कि देखो, कल तक शील्ड हटने वाली है एंड अगर ये हट जाती है तो बहुत ही बड़ा इशू होने वाला है, बिकॉज ना सिर्फ रॉनिन बल्कि और भी कई सारे डार्क फोर्स इसे अटैक करने की ट्राई करेंगे। मतलब कि उनके प्लेनेट ज़ेंडार को काफी ज्यादा खतरा है। साथ ही वो योंडो के मरने का कारण भी बताती है। वो कहती है कि योंडो का जरूर किसी ना किसी डार्क पावर से कनेक्शन होगा और वो इस चीज में फंस के मारा गया। यहाँ पे नेबुला को सारी की सारी पावर्स दे देती है। वो कहती है कि देखो, तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके ज़ेंडार को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लेनेट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेबुला के हाथ में। अब उसे ही अपने बलबूते पे इस प्लेनेट को बचाना है। इसके बाद वो पहुंचती है एक बार में, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैमियोज, कॉर्ब, ग्रूट, ड्रैक्स, हार्वेस्ट। अब यहाँ पे वो हार्वेस्ट के सामने योंडो के उसी एरो को एक्टिवेट करती है एंड यहाँ पे निकल के आता है एक मैप। हमें पता चलता है कि ये मैप ज़ेंडार का ही है। वो उन्हें बताती है कि कोई ज़ेंडार के ऊपर की शील्ड हटाना चाहता है एंड जैसे ही शील्ड हट जाएगी, इसके ऊपर रॉनिन और कई सारे डार्क फोर्सेस का अटैक हो जाएगा एंड ज़ेंडार पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो उसे कुछ भी करके इसे बचाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो लोग उसे वार्न करते हैं कि देखो, जहाँ पे तुम जाना चाहती हो वहाँ पे जो भी गया है कभी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे नेबुला के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसे अपने प्लेनेट को बचाना है तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। अब नेबुला सोचती है कि वो किसी ऐसे को लेकर जाए जिसने पहले भी कभी इन्फिल्ट्रेट किया हो उस जगह पे, यानी कि वो उस जगह पे पहले भी गया हो। इसीलिए वो जेल के अंदर पहुंचती है X2357 को ढूंढने के लिए एंड ये और कोई नहीं बल्कि योनरोक है। वो उसके पास जाती है एंड उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ज़ेंडार को बचाने में एंड इसके लिए मैं तुम्हें वो चीज दूंगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली आजादी हो सकती है। पहले तो योनरोक इस बात के लिए थोड़ा सा मना कर रहा था, लेकिन नेबुला के अच्छे से समझाने पे वो मान गया। इसके बाद वो लोग यहाँ से भागे एंड उनके ऊपर कई सारे रोबोट्स वगैरह का अटैक हुआ, लेकिन उन सबको बीट करते हुए वो फाइनली उस फैसिलिटी में पहुंच गए जहाँ पे सारा डेटा मौजूद था। अब फाइनली वो लोग कोर पे पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पे नेबुला अपने अंदर सब कुछ स्टोर करने लगती है। वो जब सारा का सारा डेटा ले रही थी तब यहाँ पे योनरोक अपनी चाल चल देता है एंड नेबुला के अंदर एक पेन ड्राइव लगा देता है, जिससे कि नेबुला को झटके लगते रहते हैं एंड साथ में सारा का सारा डाटा वो अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और इसके बाद यहाँ से निकल लेता है। यानी कि योनरोक ने बड़ी बुरी तरीके से नेबुला को धोखा दे दिया। अब योनरोक तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे होता है बहुत बड़ा धमाका, बट नेबुला इसे सर्वाइव कर जाती है। इसके बाद आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक्चुअली नोवा प्राइम और योनरोक साथ में मिले हुए हैं, यानी कि सारा का सारा प्लान नोवा प्राइम का था। उसने जानबूझकर नेबुला को नोवा कॉर्प्स ज्वाइन करवाया एंड योंडो के पास जाके सबूत लाना भी उनके प्लान का ही हिस्सा था। एक्चुअली रॉनिन और नोवा प्राइम आपस में मिले हुए हैं। अगर नोवा प्राइम रॉनिन को ज़ेंडार तबाह करने देती है तो उसे मिलेगी हाई रैंक, यानी कि जैसा कि हम नोवा प्राइम को एक बहुत ही अच्छा एजेंट समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो चाहती है कि ज़ेंडार तबाह हो जाए एंड वो यहाँ पे राज करे। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है और अपने सारे के सारे
ऑफिसर्स को कहती है कि नेबुला को खत्म कर दे। वो लोग नेबुला को मारने के लिए जाते हैं बट ऐसा नहीं कर पाते बिकॉज नेबुला उल्टा उन पे भारी पड़ जाती है। फाइट करते हुए नेबुला नीचे गिर जाती है एंड यहाँ पे सभी को लगता है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद फाइनली नेबुला मर चुकी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि नेबुला तो जिंदा होती है। नेबुला यहाँ से सीधा जाती है हार्वेस्ट की टीम के पास एंड यहाँ पे वो बहुत ही टूटी फूटी हालत में होती है, तो वो लोग सबसे पहले उसे फिक्स करते हैं एंड यहाँ पे नेबुला उन्हें सारा का सारा सच बता देती है कि नोआ प्राइम ही असली विलन है, वही जेंडार को तबाह करवाना चाहती है और रॉनिन के साथ वो मिली हुई है। वो हार्वेस्ट की हेल्प मांगती है कि मुझे काफी अच्छे वेपन्स चाहिए होंगे एंड इस चीज में तुम सभी को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन हार्वेस्ट को इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो नोआ कहती है कि देखो अगर जेंडार तबाह होता है तो तुम्हारी शॉप भी ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगी। इससे हार्वेस्ट भी टेंशन में आ जाता है और वो राजी हो जाता है नेबुला की हेल्प करने के लिए। अब वो लोग वेपन्स के साथ निकल लेते हैं एंड साथ ही हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि नेबुला योंडो की उस स्टिक को कंट्रोल करना सीख गई। यहाँ पे उनकी फाइट स्टार्ट होती है नोआ कॉप से एंड जब बाकी लोग उन सभी से लड़ रहे थे तभी नेबुला पहुंच जाती है नोआ प्राइम के पास। यहाँ पे नोआ प्राइम उसे देख के काफी ज्यादा शॉक होती है एंड उसे अभी भी ऑफर देती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे अभी भी ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन नेबुला उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। तभी हम देखते कि वो शील्ड खुलने लगती है एंड यहाँ पे रॉनिन भी एंटर हो रहा होता है, पर तभी आता है एक और ट्विस्ट। जैसे ही रॉनिन शील्ड को पार करके जेंडार के अंदर एंटर होने वाला होता है उसी टाइम पे शील्ड वापस से बंद हो जाती है एंड यहाँ पे रॉनिन की जो शिप थी जिससे वो आ रहा था वो पूरी की पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है एंड यहाँ पे रॉनिन का किस्सा खत्म हो जाता है। नोआ प्राइम ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होती है एंड यहाँ पे वो नेबुला से पूछती है कि आखिर तुमने क्या किया, तो नेबुला कहती है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्रिपल क्रॉस किया, यानी कि मशीन टू मशीन कॉन्टैक्ट। एक्चुअली नेबुला जब कोर तक पहुंच चुकी थी तो यहाँ पे वो सारा का सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर रही थी। इसी टाइम पे उसने डाटा के अंदर चेंजेस कर दिए थे। उसने ऐसा कर दिया था कि ये शील्ड एक बार खुलेगी एंड जैसे ही इसके अंदर कोई एंटर कर रहा होगा ये शील्ड वापस से बंद होगी और उस चीज को तबाह कर देगी। तो इसी वजह से रॉनिन का किस्सा खत्म हुआ, यानी कि नेबुला नोआ प्राइम से ज्यादा स्मार्ट निकली। अब नोआ प्राइम को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा एंड यहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब नोआ प्राइम एक शिप में यहाँ से बच के निकल रही होती है बट तभी नेबुला उस शिप को क्रैश करवा देती है। इस क्रैश के दौरान नेबुला को चोटें आती है लेकिन फिर भी वो ठीक होती है, बट नोआ प्राइम एक क्लिफ के ऊपर लटकी हुई होती है एंड कभी भी उसका हाथ छूट सकता है। नोआ प्राइम नेबुला से पूछती है कि जब तुम्हारे पास मौका था मुझे ज्वाइन करने का तो आखिर तुमने वो रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो यहाँ पे नेबुला कहती है कि मैंने प्रॉमिस किया था जेंडार को प्रोटेक्ट करने का, तो बस मैंने अपना काम किया। अब नोआ प्राइम उस पर अटैक करने वाली होती है लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो भी नीचे जाके गिर जाती है एंड फाइनली उसका किस्सा भी खत्म होता है एंड जेंडार अब सेफ है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अब ये शील्ड हट चुकी है क्योंकि इसकी कोई भी नीड नहीं है बिकॉज रॉनिन अब अटैक करने नहीं आने वाला और साथ ही नेबुला की भी रैंक बढ़ चुकी होती है। एक तरीके से वो जेंडार की प्रोटेक्टर है एंड इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये तो बस एपिसोड नंबर 1 था, अभी तो पूरा सीजन बाकी है एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new in the channel. Share it as much as you can and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं What If सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले एपिसोड नंबर 1 को और साथ ही सीजन 1 को भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। तो आज का एपिसोड का टाइटल है What If Peter Quill Attack Earth Mightiest Heroes। ये स्टोरी बेस्ड है 1988 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूएस एयर फोर्स को जिसे लीड कर रही है पैगी कार्टर। एक्चुअली यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड आके क्रैश होने वाला है न्यूयॉर्क सिटी में, तो इसी चीज के पीछे वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो उसे क्रैश होने से नहीं रोक पाते बल्कि वो सीधा जाके न्यूयॉर्क सिटी के अंदर क्रैश हो जाता है और यहाँ पे पुलिस भी बिल्कुल रेडी हो जाती है एंड इसमें से बाहर निकलता है पीटर क्विल। और पीटर क्विल कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो बेटा है अर्थ एंड स्टार्स का। वेल यहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्सा है और साथ ही वो इतनी पावर रखता है कि चुटकियों में पूरे वर्ल्ड को तबाह करके रख दे। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये डेफिनेटली हमें बताएगा वॉचर। तो आज से ठीक 6 महीने पहले योंडो पीटर क्विल को अपने साथ ले गया था एंड जैसा कि हमें पता है कि योंडो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने पीटर क्विल का बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखा था। लेकिन यहाँ पे चीज बिल्कुल उल्टी चली जाती है। योंडो से थमा देता है ईगो को, यानी कि उसके डैड को। अब एज वी ऑल नो कि ईगो कोई अच्छा इंसान तो है नहीं, तो उसके साथ रह रहे कि पीटर बिल्कुल बिगड़ गया और अपनी मॉम के मरने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और इसीलिए वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। यही रीजन है उसके अर्थ में वापस आने का। इसके बाद हम देखते हैं यूएस फोर्स के कुछ एजेंट्स को बात करते हुए एंड ये लोग है पैगी कार्टर एंड हावर्ड स्टार। यहाँ पे वो लोग देख रहे होते हैं कि पीटर क्विल कितना बड़ा खतरा है एंड साथ ही हावर्ड यहाँ पे टोनी स्टार्क का रेफरेंस भी देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि मेरा बेटा ही सबसे बड़ा खतरा है, लो यहाँ पे एक और आ गया। इसके बाद हम देखते हैं हैंक पैम को जो कि अपनी बेटी के साथ रहता है एंड यहाँ पे उन दोनों के बीच में हल्की सी डिबेट चल रही है, मतलब बाप बेटी के बीच छोटी मोटी अनबन चल रही है। अब यहाँ पे हैंक को कॉल आता है हावर्ड स्टार का, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करता। हावर्ड उसे वापस से कॉल करता है एंड कहता है कि ठीक है मुझसे बात मत करो, बस एक बार टीवी खोल के देख लो। अब हैंक की बेटी होप भी उसे बताती है कि देखो डैड टीवी पे क्या आ रहा है। जब वो देखता है तो वो भी पीटर क्विल की पावर्स को
देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है। अब हावर्ड स्टार्क बनाने वाला है एक टीम पीटर क्विल को रोकने के लिए, एंड ये टीम और कोई नहीं बल्कि एवेंजर्स है, यानी कि 1988 के एवेंजर्स। टीम में फॉस्टर है, वेंडी लॉसम है, एंड साथ ही बकी भी है। यहाँ पे पैगी कार्टर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन हावर्ड कहता है कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये बकी नहीं रहा, इसके अंदर कोई और ही है। जैसा कि मैं बता था कि बकी कंट्रोल में आ गया था, तो अब ये पहले वाला बकी नहीं रहा, बल्कि किसी और ने इसे कंट्रोल कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि कोनी आइलैंड पे पीटर ने कब्जा कर रखा है, और यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत हो रखी है, बिकॉज उसने यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रखी है। उसके पास एक टॉय भी होता है जो कि बिल्कुल रकून जैसा दिखता है। जी हाँ, यहाँ पे रॉकेट को शाउट आउट दिया गया है। तब यहाँ पे एंटमैन अपनी पूरी फोर्स के साथ पहुंच जाता है और कर देता है पीटर पे अटैक। तो उसके अटैक के कारण पीटर चला जाता है मिरर मेज के अंदर, एंड तभी एक लेजर निकलती है और उसका जो टॉय था उसका गला कट जाता है। इस वजह से पीटर क्विल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड यहाँ पे वो मिरर मेज ही तबाह कर देता है। अब सभी को पता लग जाता है कि इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए इससे पहले कि वो उन्हें मार दे वो सभी यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है थॉर की, एंड वो पीटर क्विल को अपने कब्जे में कर लेता है। थॉर बताता है कि सिर्फ तुम्हारा प्लेनेट नहीं है जिसको इसने तबाह करके रखा है, इसने एसगार्ड के अंदर आके भी तबाही मचाई थी, तो अर्थ को सेव करना एक तरीके से थॉर का फर्ज है। यहाँ पे पैगी उससे पूछती है कि आखिर कोई तो रास्ता होगा इसे रोकने का। तो थॉर बताता है कि ईगो ने अलग अलग प्लैनेट्स पे प्लांट लगा रखे हैं, एंड एक प्लांट हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो इसी वजह से वो हर जगह पे तबाही मचाता जा रहा है, एंड अगर हमें उसे रोकना है तो सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा इस प्लांट को। ऑन द अदर हैंड हम देखते कि होप आराम से गाने सुनते हुए जा रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती पीटर क्विल पे, और यहाँ पे पीटर एक सेल के अंदर बंद था। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और यहाँ पे वो बन जाते हैं काफी अच्छे दोस्त। होप को रियलाइज होता है कि पीटर बिल्कुल भी बेकार इंसान नहीं है, इसीलिए वो अपने फादर के पिन पार्टिकल चुरा के पीटर को आजाद कर देती है। साथ ही जब पीटर यहाँ से निकल रहा होता है तो होप उसे एक हेडफोन दे देती है, जिसकी मदद से वो मिस्री तक गाने सुनते हुए जा सके। पहले उसने होप को ये भी बताया था कि मैं अपनी मॉम के लिए यहाँ पे आया हूँ, उसका प्लान कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह फैलाना नहीं है, वो बस अपनी मॉम को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है। इसीलिए होप ने उसकी मदद भी कर दी। लेकिन यहाँ पे एवेंजर्स को सारी चीज पता चल जाती है, एंड वो होप से इस बारे में पूछते हैं। होप कहती है कि देखो मैं तुम्हें पता बता सकती हूँ पीटर का, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम पीटर की हेल्प करोगे, ना कि उसे मारोगे। एक्चुअली पीटर भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि ईगो उससे करवा रहा है, यानी कि उसका डैड। तो इस चीज के लिए फ्रैंक यानी कि होप का डैड मान जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि ईगो की पीटर से बात नहीं हो पा रही है, जस्ट बिकॉज जिस वेसल में पीटर आया था वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब ईगो खुद स्टेप लेने का डिसाइड करता है, वो अब खुद अर्थ पे जाएगा और पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद फाइनली वो यहाँ पे पहुंच जाता है, एंड एवेंजर्स के बीच में भी ये बातें होती है कि बस पीटर क्विल ही है जो अपने डैड को रोक सकता है, क्योंकि ईगो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम में से किसी के बस का नहीं है कि उसे हरा सके। अब जब ईगो यहाँ पे आ जाता है तो थॉर जो कि गॉड की पावर्स रखता है वो ईगो को बीट करने की ट्राई करता है, लेकिन वो भी ईगो का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं पीटर क्विल को, एंड यहाँ पे वो आया होता है एक सेमेट्री में जहाँ पे उसकी मॉम की कब्र है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बकी भी उसके ऊपर स्नाइपर पॉइंट करके बैठा होता है, एंड बस मौका मिलते ही वो उसे शूट कर देगा। तब यहाँ पे पहुंच जाते हैं हैंक पिम और वेंडी लॉसम। वो पीटर को समझाने की ट्राई करते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं ईगो को रोकने की। तो यहाँ पे पीटर उनसे कहता है कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि ये सब कुछ मेरे डैड का किया कराया है। अभी तक मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि मेरे डैड ने मुझसे करवाया है। यहाँ पे बकी भी उसे मारने वाला था, लेकिन हावर्ड स्टार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि देखो तुम्हारे अंदर अभी भी बकी जिंदा है, जो कि खुद ही से अपनी जंग लड़ रहा है। एंड ये चीज याद रखना, अगर स्टीव रॉजर यहाँ पे होता तो वो कभी नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। तो ये सब सुन के बकी भी उसे शूट नहीं करता। अब यहाँ पे हैंक पिम पीटर को बताता है कि देखो होप की मॉम भी मर चुकी है और मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे होगे। वो यहाँ पे पीटर को काफी ज्यादा इमोशनल कर देता है और पीटर भी उनके गले लग के रोने लगता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि ईगो ने बहुत ही ज्यादा तहलका मचा दिया होता है और यहाँ पे वो बस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन तभी एंटमैन के साथ पीटर यहाँ पे पहुंच जाता है और जाके अपने डैड को रोकने की ट्राई करता है। और जैसे ईगो पीटर को देखता है वो कहता है कि देखो कितनी अच्छी बात है, तुम फाइनली मेरे पास आ चुके हो, एंड तुमने बहुत ही ज्यादा गलत कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए, एंड हम मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड पे राज करेंगे। लेकिन पीटर उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता, एंड यहाँ पे पीटर को एक और बात पता चलती है कि उसकी मॉम को और किसी ने नहीं बल्कि उसके डैड ईगो ने मारा था। तो इससे पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो अपनी सारी पावर्स यूज करके ईगो को जान से मार देता है। साथ ही वो जो सीट थी वो भी तबाह हो जाती है और ईगो के सारे लोग मारे जाते हैं, एंड यहाँ पे फाइनली उन लोगों ने अर्थ को बचा लिया। अब वो लोग साथ में बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेंडी लॉसम एक कैट लाके देती है पीटर क्विल और होप को ताकि वो उससे खेल सके। साथ ही वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब फाइनली थॉर उन्हें गुड बाय कहता है और कहता है कि देखो अभी तो बस मैंने एक अर्थ को बचाया है और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जिन्हें की मुझे बचाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन तभी वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो एक टीम है ना, यानी कि अब थॉर अकेला नहीं है बल्कि बाकी सब भी उसकी हेल्प करेंगे अलग अलग प्लैनेट पे जाके सारे के सारे प्लांट्स को तबाह करने की। एंड एट द एंड वो सभी एक साथ निकल जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then,
पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले कि जितने भी सीजन एंड एपिसोड्स हैं हम उन सभी को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। तो टाइम होता है क्रिसमस का एंड ये ईयर है 2012। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एवेंजर्स एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर है कौन, एवेंजर्स इससे क्यों लड़ रहे हैं, तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2 घंटे पहले। सो आज क्रिसमस का दिन है और यहाँ पे चल रही है क्रिसमस की तैयारी और इसे मैनेज कर रहा है हैप्पी होगन। डार्सी भी यहाँ पे उसकी हेल्प कर रही है और ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि एक इंटर्नशिप के चलते स्टार्क टावर में उसे काम मिल गया, तो इसीलिए वो स्टार्क टावर में काम करके हैप्पी की हेल्प कर रही है। यहाँ पे टोनी स्टार्क ने जार्विस को भी कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन कर रखा है, इसीलिए हैप्पी को सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। फिर हैप्पी डार्सी को सामान लेने के लिए बाहर भेज देता है एंड जैसी डार्सी यहाँ से जाती है तभी मारिया हिल्स हैप्पी के पास आ जाती है। वो उसे बोलती है कि टोनी ने जार्विस को ऑफलाइन कर रखा है, तो क्या तुम ये सब कुछ अकेले संभाल ले रहे हो, मतलब जार्विस के हेल्प के बिना क्या ये सब कुछ तुम अकेले संभाल लोगे। तो यहाँ पे हैप्पी उसे बोलता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सुनकर मारिया टेंशन फ्री हो गई और फिर वो नीचे निकल गई सिक्योरिटी को संभालने के लिए। तभी हम देखते हैं स्टार्क टावर के बाहर जस्टिन हैमर को, वही टोनी का पुराना दुश्मन। एक्चुअली वो यहाँ पे आया है टोनी से अपना पुराना बदला लेने। वो चुपके से एवेंजर्स टावर के अंदर भी आ जाता है एंड यहाँ पे वॉचर हमें बताता है पास्ट की स्टोरी। एक्चुअली स्टार्क एक्सपोर्ट में होने वाले सारे के सारे इंसिडेंट्स के बाद हैमर को हो गई जेल, क्योंकि इस सब का दोषी वही था। एंड जब तक वो जेल में रहा वो इंतजार करता रहा कि कब मैं बाहर निकलूंगा और कब टोनी स्टार्क से अपना बदला लूंगा। तो प्रेजेंट में वो अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए स्टार्क टावर में पहुंच चुका है एंड अंदर आते ही उसने लोगों को बंदी बना लिया। वो सभी से बोला कि देखो तुम सबके सब शांत रहो और मुझे मेरा काम करने दो, तो मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, मैं बस कुछ चुराने आया हूँ एंड चुराते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर वो एक डिवाइस निकालता है, फिर उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर देता है और इसके बाद वो स्टार्क टावर के अंदर मौजूद सारे के सारे आयरन मैन बॉट्स को कंट्रोल कर लेता है। उनकी आंखें भी लाल हो जाती है और एक तरीके से वो हैमर की कठपुतली बन के उसके इशारों पे नाचने लगते हैं। हैप्पी ऊपर होता है एंड उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो नीचे जाके जैसे ही चेक करता है तो उसे दिखाई देता है हैमर, जो कि अपने 2 साथियों के साथ खड़ा होता है एंड वो खड़ा होता है उस लैब के सामने जिसके अंदर टोनी स्टार्क ने सारे के सारे खतरनाक केमिकल्स रखे हैं। यहाँ पे हैमर अपना इंटेंशन रिवील करता है। एक्चुअली उसे चाहिए हल्क का ब्लड। वो खुद को आयरन मैन से ज्यादा स्मार्ट तो मानता ही है एंड जब उसे हल्क का ब्लड मिल जाएगा तो कैप्टन अमेरिका से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसीलिए वो अपने साथियों को बोलता है शीशा तोड़ने के लिए, लेकिन तभी हैप्पी कॉल लगाता है मारिया को एंड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है। मारिया कहती है रुको मैं आती हूँ, लेकिन जैसे वो नीचे आती है हैमर उस पर अटैक कर देता है आयरन मैन बॉट्स के साथ। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि उसके साथी गेट को तोड़ रहे होते हैं, लेकिन वो गेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इतनी आसानी से नहीं टूट रहा होता। ऑफ कोर्स बिल्डिंग टोनी स्टार्क की है एंड टोनी स्टार्क इतना पागल तो नहीं है कि नॉर्मल सा शीशा लगा देगा। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हैप्पी ऐसी डक के अंदर से होते हुए रूम के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि टोनी स्टार्क की वही लैब जिसके अंदर ये लोग आना चाहते हैं। लेकिन वहां पे उससे थोड़ी हलचल हो जाती है जिस वजह से लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है और वो लोग हैप्पी को देख लेते हैं एंड शीशा जल्दी जल्दी तोड़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले हैप्पी हल्क का ब्लड ढूंढ लेता है एंड जैसे वो उसे उठा रहा होता है तो वो उसके हाथों से फिसल के नीचे गिर जाता है और लग जाता है उसके पैर में एंड इसी के जरिए सारा का सारा ब्लड उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका पैर भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि अब वो हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चालू हो गया। इसके बाद हैमर भी नीचे आ जाता है आयरन मैन बॉट्स के साथ एंड शूट करके उस शीशे को तोड़ने लगता है। शूटिंग से हैप्पी भी डर जाता है एंड यहाँ से निकल के एक जगह पे छुप जाता है। यहाँ पे वो सभी एवेंजर्स को कॉल करके सिचुएशन बताने की ट्राई करता है। सबसे पहले वो कॉल करता है नताशा को, देन टोनी स्टार्क को, देन ब्रूस बैनर को, लेकिन सभी लोग क्रिसमस पार्टी में बिजी होते हैं तो वो उसकी बात सुने बिना ही कॉल काट देते हैं। इसके बाद फाइनल ऑप्शन वो कॉल लगाता है डार्सी को एंड यहाँ पे उसे आइडिया देती है कि क्यों ना तुम जार्विस को वापस से रिस्टोर कर दो, तो शायद वो हमारी हेल्प कर सकता है। तभी उसे याद आता है कि टोनी ने इस चीज के लिए एक बैकअप प्लान भी बना रखा है एंड इसके लिए उसे जाना पड़ेगा नीचे, पर इससे पहले उस पे हैमर ने बॉट्स के साथ अटैक कर दिया एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हैप्पी पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके बाद वो डार्सी के पास कॉल करता है और उसे सारी की सारी डिटेल्स बताते हुए कहता है कि अब तुम्हें इसे फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें जार्विस को रिस्टोर करना पड़ेगा। डार्सी वहां पे पहुंच जाती है एंड फाइनली जार्विस को ढूंढ लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रिस्टोर करती हैमर वहां पे पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो कॉल लगाता है हैप्पी को एंड कहता है कि मैंने डार्सी को पकड़ रखा है, अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो तो शांति से मेरे पास आ जाओ। एक्चुअली अब उसका प्लान है कि वो हैप्पी के अंदर से ब्लड निकालेगा एंड फिर उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगा। जब हैप्पी यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि ना सिर्फ डार्सी बल्कि मारिया भी उसके कब्जे में है एंड उसके आते ही जार्विस आयरन बॉट्स के जरिए उस पर अटैक करवा देता है, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया होता है कि सारे के सारे बॉट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है अकेले। हैप्पी ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो डार्सी और मारियो को फ्री करते हुए बोलता है कि प्लीज जार्विस को फिर से रिस्टोर कर दो। फिर जब हैप्पी हैमर के पास जा रहा होता है उससे निपटने के लिए तो रास्ते में उसे और भी ज्यादा आयरन बॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उन सभी का सामना करते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय करके वहां से निकल जाता है। जब तक वो हैमर के पास
पहुंचता है तो हम देखते हैं कि हैमर ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है एंड यहाँ पे वेरोनिका की हेल्प से हल्क बस्टर पहन लेता है। जी हाँ, आयरन मैन का वही फेमस सूट। इसके बाद हैमर हैप्पी को बुरी तरीके से पीटने लग जाता है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्क बस्टर के सामने हैप्पी कमजोर पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं डार्सी और मारिया को एंड वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं जारविस को रिस्टोर करने की। काफी ट्राई करने के बाद जारविस फाइनली रिस्टोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलती कर दी। ये सिस्टम उनकी बात नहीं मान रहा और खुद ही अपने में बातें कर रहा है। तो अब हैप्पी को अपने दम पे ही हैमर को रोकना पड़ेगा। फाइट के दौरान हैमर हैप्पी पे काफी ज्यादा भारी तो पड़ता है, बट एट द एंड हैप्पी बुरी तरीके से उसे पछाड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि वो हल्क बस्टर को तोड़ता, यहाँ पे पहुंच जाते एवेंजर्स एंड वो हैप्पी को एनिमी समझ के उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि टोनी स्टार्क का सूट तोड़ रहा है। वो उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं, लेकिन तभी डार्सी और मारिया उसके पास आते हैं एंड बताते हैं कि ये हैप्पी है एंड ये तो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। असली विलन तो हैमर है, जो कि हल्क बस्टर में घुस के बैठा हुआ है। ये सुन के टोनी हल्क बस्टर को कंट्रोल करता है और हैमर को बाहर पटक देता है। हैप्पी उसकी तरफ दहाड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन हैप्पी उसे मरने नहीं देता। वो कहता है कि आज क्रिसमस का दिन है तो आज किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फाइनली वो लोग क्रिसमस मनाने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे पहुंच जाता है थॉर। वो सभी को क्रिसमस विश करता है और जब वो यहाँ के हालात देखता है तो कहता है कि शायद मैंने पार्टी मिस कर दी एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो डेफिनेटली एपिसोड नंबर 3 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं What If सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहां से होती है जहां पे सीजन 1 का लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ पे हमने देखा था कि गार्डियंस की टीम बन चुकी है जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स एंड गार्डियंस की टीम के सभी मेंबर्स की स्टोरी हमें पता लग गई थी एंड यहाँ पे सिर्फ गमोरा की स्टोरी बाकी थी जिसने इस यूनिवर्स में थैनोस को मार दिया था, लेकिन वो हमें पता नहीं चली थी। तो आज के एपिसोड में हम इसी स्टोरी को कवर करने वाले हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है ईयर 2012 से एंड यहाँ पे दी एवेंजर्स की वही फाइनल बैटल चल रही है जहाँ पे पोर्टल खुल चुका है और चितोरी आर्मी अटैक कर रही है न्यूयॉर्क पे एंड एज यूजुअल टोनी स्टार्क मिसाइल लेके पोर्टल के अंदर चला जाता है एंड पूरी चितोरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जब वो नीचे गिर रहा था तो इस यूनिवर्स में आयरन मैन के पोर्टल के अंदर जाने से पहले ही पोर्टल बंद हो जाता है एंड टोनी वापस से अर्थ पे नहीं आ पाता। लेकिन यहाँ पे उसकी डेथ नहीं होती, उल्टा वो गिर जाता है एक प्लेनेट में जिसका नाम है सकार एंड जैसा कि हम जानते हैं इसके ऊपर हल्क और थॉर भी आ चुके हैं। थॉर रैग्नारॉक में जैसा कि हमने देखा था उनकी बैटल भी हुई थी। तो यहाँ पे टोनी की मुलाकात होती है ग्रैंड मास्टर से। वो टोनी को बताता कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने अपनी टीम के साथ मिलकर अर्थ को बचा लिया एंड तुम अर्थ के हीरो। तो यहाँ पे टोनी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा खुश होता है। उसको संतुष्टि मिलती है ये जान के कि उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। भले ही वो अर्थ में वापस नहीं जा पाया, लेकिन एटलीस्ट उसने सभी की जान बचा ली। अब टोनी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मेरा 21st बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि तुम एज अ गेस्ट यहाँ पे रुको। और टोनी स्टार्क कहता है कि मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे वापस से अर्थ पे जाना पड़ेगा। लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपने पास रोक लेता है एंड जाने नहीं देता। इसके बाद वो करवाता है एक रेस एंड टोनी भी इस रेस को होते हुए देख रहा था एंड ये रेस करवा रहा है उन लोगों के बीच में जो कि इस प्लैनेट में आ गए थे एंड ग्रैंड मास्टर ने उन्हें पकड़ लिया। इस रेस में कॉर्ग और वेलकरी भी इन्वॉल्व है। अब ये रेस स्टार्ट होती है एंड रेस के दौरान कई लोग मरने भी लगते हैं बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा रश फैल जाता है। सभी लोग जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं एंड यहाँ पे टोनी को ये सब कुछ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ग्रैंड मास्टर बुला लेता है अपने चैंपियन को एंड ये चैंपियन होता है एक नीला बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि आते ही सब पे अटैक करने लग जाता है एंड ये देख के टोनी से रहा नहीं जाता और वो पहुंच जाता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन टोनी का सूट भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, फिर भी वो चैंपियन के सामने कूद जाता है एंड उसे रोकने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसका सूट काम ही नहीं कर रहा। बट इससे पहले कि चैंपियन उस पर अटैक करता, चैंपियन ब्लास्ट हो जाता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है गमोरा की एंड हम सभी देख पाते हैं कि चैंपियन के ब्लास्ट होने के पीछे हाथ था गमोरा का। वो यहाँ पे आती टोनी पे अटैक करने लग जाती है, लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर यहाँ पे आता है और उन दोनों के नेक पे एक डिवाइस लगा के दोनों को ही बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उन दोनों को भी अपनी कैद में रख लेता है कॉर्ग के साथ। लेकिन कैद में होने के बावजूद भी गमोरा टोनी पे अटैक कर रही होती है, लेकिन कॉर्ग उसे रोक लेता है। गमोरा कहती है कि मुझे मेरे डैड थैनोस ने भेजा है एंड जो उनका प्लान था अर्थ को डिस्ट्रॉय करना वो तुमने होने नहीं दिया, तुमने चितोरी आर्मी को मार दिया एंड इसीलिए मैं आई हूँ तुम्हें हराने के लिए। अब टोनी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करता है एंड अपने नेक पे लगे डिवाइस को आर्क रिएक्टर की मदद से ऑफ कर देता है
है। फिर अपने हाथ में लगे एडवांस बैंड की मदद से दरवाजा भी खोल देता है एंड कॉर को भी बाहर निकाल देता है, लेकिन वो गमोरा को बाहर नहीं निकालता क्योंकि उसे पता होता है कि गमोरा अगर बाहर आई तो उसी के लिए दिक्कत होगी। तो वो गमोरा को अंदर ही छोड़ के कॉर के साथ निकल जाता है, लेकिन फिर भी गमोरा सेल तोड़ के बाहर आ जाती है उन दोनों के पास एंड टोनी से कहती है कि भले तुमने चितोरी आर्मी को हरा दिया हो, लेकिन मेरा डैड थैनोस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वो बाहर देखते हैं तो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ने अपनी एक बहुत ही बड़ी इमेज क्रिएट की होती है एंड यहाँ पे वो बात कर रहा होता है सकार प्लैनेट के सभी लोगों से। वो सभी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी टाइम से भूखे हो एंड मैं तुम्हारा पेट भरूंगा अगर तुम मुझे आयरन मैन पकड़ के दोगे। लेकिन उसने आयरन मैन का नाम रखा होता है मेटामोर्फो मैन। ये देखकर टोनी स्टार्क को सकार प्लैनेट के लोगों पे काफी ज्यादा तरस आता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो अर्थ पे तभी जाएगा जब वो सकार प्लैनेट के लोगों को छुटकारा दिला देगा। तो वो कॉर्प के साथ यहाँ से भाग जाता है एक प्लेन में बैठ के एंड गमोरा फिर से पकड़ी जाती है। यहाँ पे टोनी को आइडिया आता है कि उन्हें एक बहुत ही अच्छा रेसर चाहिए होगा, तो वो दोनों पहुंच जाते हैं वेलकरी के पास। टोनी यहाँ पे आते ही उसे अपना प्लान बताता है कि वो सकार प्लैनेट को आजाद करवाना चाहता है एंड वो चाहता है कि वो भी उसकी हेल्प करे। वो जानता है कि वो बहुत ही अच्छी कार राइड कर सकती है बिकॉज जब वो रेस देख रहा था तो उसने वेलकरी की स्किल्स देखी थी। वेलकरी भी इस चीज के लिए मान जाती है एंड टोनी अपने लिए एक सूट तैयार करता है एंड ये देखने में बिल्कुल हल्क बस्टर जैसा है। इसके बाद हम देखते हैं गमोरा को जो कि फिर से छूट के बाहर आ जाती है एंड ग्रैंड मास्टर की पिघलाने वाली स्टिक ले लेती है और ग्रैंड मास्टर की पिघलाने वाली होती है। लेकिन तब यहाँ पे आयरन मैन की बहुत बड़ी इमेज आ जाती है। वो चैलेंज करता है ग्रैंड मास्टर को कि मेरे साथ एक रेस करो, अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारी कैद में वापस आ जाऊंगा एंड अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें सकार प्लैनेट को फ्री करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मेरा राज होगा। ग्रैंड मास्टर की जो असिस्टेंट थी वो इस चीज के लिए मना कर रही होती है, लेकिन ग्रैंड मास्टर को ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो वो रेस के लिए मान जाता है। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे कई सारे लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर जबरदस्ती गमोरा को भी इस रेस में पार्टिसिपेट करवा रहा होता है एंड यहाँ पे टोनी उसकी कार के पास आता है और उसके अंदर एक डिवाइस लगा देता है जिससे कि वो गमोरा से बात कर सके। अब रेस स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर इस रेस में भी चीटिंग कर रहा है। उसने रेस में कई सारे बंदे लगा रखे हैं जो कि सारी कार्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि ग्रैंड मास्टर इस रेस को आराम से जीत जाए। लेकिन फिर भी सभी लोग ढंग से ड्राइव कर रहे होते हैं, बट फाइनली एक ऐसा टाइम आता है जब रेस में बस 6 लोग बचते हैं। टोनी स्टार्क, ग्रैंड मास्टर, गमोरा, वेलकरी, कॉर्ग और ग्रैंड मास्टर के असिस्टेंट। इसके बाद ग्रैंड मास्टर टोनी स्टार्क की कार को भी पिघला देता है, लेकिन टोनी स्टार्क अपने सूट को कार बना लेता है एंड उससे रेस कंटिन्यू करता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कुछ पिलर को खड़ा कर देता है जिससे कि टोनी स्टार्क की गाड़ी ठुक जाए, लेकिन टोनी इसको भी किसी तरीके से पार कर लेता है। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर अपने 2 चैंपियंस को खड़ा कर देता है जो कि टोनी पे अटैक करने वाले होते हैं, बट तभी गमोरा टोनी को बचा लेती है, लेकिन वो खुद रेस से बाहर हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वेलकरी और कॉर भी ठुक चुके और वो भी रेस से बाहर हो गए। अब ग्रैंड मास्टर इस रेस को आराम से जीतने वाला था, लेकिन तभी टोनी अपने आर्क रिएक्टर का यूज करता है एंड काफी क्लोजली इस रेस को जीत जाता है। अब सकार के लोग भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फाइनली ग्रैंड मास्टर का आतंक खत्म हुआ, लेकिन ग्रैंड मास्टर अभी भी चीटिंग करना नहीं छोड़ता। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कार को टोनी स्टार्क पे ठोक दो, लेकिन वेलकरी उसके असिस्टेंट की कार को ही ठोक देती है एंड उसकी कार डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट इससे ग्रैंड मास्टर की स्टिक उछलती है और जाके लग जाती है ग्रैंड मास्टर के पैर पे एंड इससे ग्रैंड मास्टर खुद ही पिघल जाता है एंड इससे वेलकरी सकार की हीरोइन बन जाती है। इसीलिए टोनी स्टार्क उससे कहता है कि तुम्हें सकार को संभाल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग भी तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए हैं एंड वैसे भी मुझे वापस जाना पड़ेगा। कॉर्क टोनी से कहता है कि तुम भी यहीं पे रुक जाओ, लेकिन टोनी कहता है नहीं, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि पेपर मेरा वहाँ पे वेट कर रही है। अभी सबके बाद फाइनली टोनी अर्थ पे जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि उसके शिप में गमोरा एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें लिए बिना अपने डैड के पास वापस नहीं जाने वाली, यानी कि टोनी स्टार्क अभी भी सेफ नहीं है। तो फाइनली गमोरा टोनी को लेकर थैनोस के पास पहुंच जाती है एंड यहाँ पे थैनोस काफी ज्यादा खुश होता है गमोरा के काम से, बट तभी गमोरा थैनोस की तरफ उछलती है एंड टोनी उसे पकड़ा देता है ग्रैंड मास्टर की वही स्टिक। गमोरा उसे पकड़ के थैनोस की छाती पे मार देती है एंड इससे थैनोस का किस्सा खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से गमोरा ने थैनोस को मार दिया था। तो फाइनली एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, बट इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर पिघल चुका है, लेकिन अभी तक वो मरा नहीं है। ये सीन बस कॉमेडी पर्पस के लिए डाला गया था, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। तो गाइस ये तो बस चौथा ही एपिसोड था, अभी 5 और एपिसोड बाकी हैं, तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उन सब में क्या होता है। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो आज का एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉर्मर। तो ये एपिसोड है कैप्टन कार्टर के बारे में एंड जैसे कि आप उनकी पूरी की पूरी स्टोरी जानते ही होंगे। सीजन 1 में हमें बताई गई थी कैसे उन्हें
सुपर सोल्जर सीरम की पावर मिली, फिर रेड स्क्रल को हरा के कैसे वो कैद हो गई थी, एंड उसके बाद 2012 में वो फाइनली आजाद हुई। इसके बाद द वॉचर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और फिर वॉचर के साथ मिलकर उन्होंने हराया अल्ट्रा विजन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2012 की फाइट चल रही है एंड यहाँ पे OG6 एवेंजर्स लॉकी से फाइट कर रहे हैं। वेल यहाँ पे हॉकाई, थॉर, आयरन मैन और ब्लैक विडो तो सेम है, लेकिन हल्क की जगह यहाँ पे वास्प और कैप्टन अमेरिका की जगह यहाँ पे कैप्टन कार्टर। तो ये लोग लॉकी से फाइट करके उसे हरा देते हैं। इसके बाद वॉचर देता है हमें थोड़ा सा इंट्रो। वो कहता है कि वैसे तो यहाँ पे कई सारे मल्टीवर्स हैं, इतनी सारी कहानियां हैं कि आप खुद भी परेशान हो जाओगे, लेकिन इन सारी कहानियों में से मैं आपको सुना रहा हूँ कैप्टन कार्टर की कहानी। एंड इसका रीजन ये है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 की हीरो हैं। इसके अलावा उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है, साथ ही वो वॉचर की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। उन्होंने अल्ट्रा विजन को हराने में वॉचर की हेल्प भी करी और इस सब के अलावा वो पूरे मल्टीवर्स की हीरो हैं क्योंकि उन्होंने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स ज्वाइन किया था। तो इसीलिए आज हम कवर करने वाले हैं कैप्टन कार्टर की स्टोरी, यानी कि पैगी कार्टर। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर जा रही होती है ब्लैक विडो से मिलने के लिए। एंड जब वो ब्लैक विडो के पास पहुंचती है तो वो उन्हें बताती है कि निक फ्यूरी ने हमारे लिए काम दिया है, इसीलिए वो दोनों पहुंच जाते हैं एक शिप पे। एंड यहाँ पे पहुंचते ही ब्लैक विडो पैगी कार्टर को एक चीज दिखाती है। वो कहती है कि हमने ये रिसेंटली फाइंड किया है एंड ये चीज होती है कंटेनर के अंदर। और जब कैप्टन कार्टर इसके अंदर देखती है तो ये होता है हाइड्रा स्टॉर्मर, वही हाइड्रा स्टॉर्मर जो कि हावर्ड स्टार्क ने स्टीव के लिए बना के दिया था। एंड जैसे कि हमें पता है कि स्टीव हमेशा इसी का यूज किया करता था। ये देख के पहले तो कैप्टन कार्टर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी हाइड्रा स्टॉर्मर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उन दोनों पे अटैक कर देता है। वो बाहर निकल के यहाँ से उड़ जाता है और कैप्टन कार्टर उसके अंदर देखती है स्टीव को। एंड ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होती है। वो सीधा जाती है निक फ्यूरी के पास और उनसे पूछती है कि मैंने तो सुना था कि 1953 में स्टीव मर गया था, तो हाइड्रा स्टॉर्मर के अंदर आखिर मैंने किसे देखा? मुझे पूरा यकीन है कि वो स्टीव ही था। तो यहाँ पे निक फ्यूरी उसे कहता है कि हाँ 1953 के अंदर वो मर गया था, लेकिन 1960 से रूमर स्टार्ट हो गए थे कि हाइड्रा स्टॉर्मर ने बगी के साथ मिलकर हाइड्रा बेस को उड़ा दिया था। एंड अगर ये सारी बातें सच हैं तो स्टीव एक दोषी है क्योंकि अभी तक हाइड्रा स्टॉर्मर कई सारे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व रहा है। ये सुन के कैप्टन कार्टर बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि स्टीव ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तो ब्लैक विडो से बोलती है कि हाँ स्टीव ने ये सब नहीं किया, दरअसल वो रेड रूम के कंट्रोल में है एंड इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। एंड गाइस जैसा कि हमने ब्लैक विडो मूवी में जाना था कि रेड रूम क्या होता है, रेड रूम लड़कियों को पकड़ के ब्लैक विडो बनने की ट्रेनिंग देते हैं एंड जबरदस्ती उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। अब कैप्टन कार्टर गुस्से में उसे कहती है कि आखिर तुम्हें ये बात पहले पता थी तो मुझसे छुपा के क्यों रखी, मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? तो ब्लैक विडो बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं बकी को जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका है एंड वो यूएसए का सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बन चुका है। यहाँ पे वो शील्ड के हेडक्वार्टर में होता है एंड तभी शील्ड के लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि सर आपकी जान को खतरा है, एक्चुअली हाइड्रोस्टॉर्मर आपको मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि बकी को समझ पाता, हाइड्रोस्टॉर्मर उसके पास आ चुका था एंड जैसे वो उस पर अटैक करता तब यहाँ पे पहुंच जाती है कैप्टन कार्टर और उल्टा हाइड्रोस्टॉर्मर यानी कि स्टीव रॉजर्स को ही मारने लग जाती है। इसके बाद वो बकी को लेकर बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में जाने लगती है एंड तभी हम देखते हैं निक फ्यूरी और ब्लैक विडो को। यहाँ पे निक फ्यूरी उसे कहते हैं कि हाइड्रोस्टॉर्मर ने मुझे काफी ज्यादा तंग करके रख दिया है, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उसे जान से मार दो। तो ये सुन के ब्लैक विडो एक एयरक्राफ्ट में बैठ के निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोस्टॉर्मर पहुंच चुका था बकी के पास, लेकिन कैप्टन कार्टर उसे अपने कंट्रोल में कर रही थी। तब यहाँ पे ब्लैक विडो भी पहुंच जाती है और वो स्टीव रॉजर्स को भी जान से मारने वाली होती है, बट तभी बकी बीच में आ जाता है और कहता है कि नहीं तुम मेरे दोस्त को नहीं मार सकती एंड मैं जानता हूँ कि अगर मेरी जगह पे स्टीव होता तो वो भी मेरा सपोर्ट करता। अब यहाँ पे वो स्टीव से कहता है कि स्टीव मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो, प्लीज तुम खुद को कंट्रोल करो एंड वापस बाहर आओ, हम एक साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टीव अपने होश में नहीं होता बल्कि रेड रूम वालों का उस पर कब्जा होता है, तो वो बकी को मारने वाला होता है, इसीलिए पैगी कार्टर उसे मारते हुए बाहर ले जाती है एंड ये लोग आसमान से गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी नताशा अपना एयरक्राफ्ट नीचे ले आती है जिससे कि ये दोनों से एयरक्राफ्ट के अंदर गिरते हैं एंड यहाँ पे कैप्टन कार्टर हाइड्रोस्टॉर्मर को ऑफ कर देती है। इसके बाद ब्लैक विडो ने लेके जाती है स्कॉटलैंड की एक खुफिया जगह पे। यहाँ पे जाके ब्लैक विडो उसे फिक्स करने की काफी ट्राई करती है, लेकिन वो इस चीज में फेल रहती है। वो कहती है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसे बस रेड रूम वाले ठीक कर सकते हैं जिन्होंने स्टीव को ऐसा बनाया है। तो अगर वो इसकी जान बचाना चाहते हैं तो इन्हें जाना पड़ेगा रेड रूम वालों के पास। बट दिक्कत तो यही है कि इन्हें पता ही नहीं कि रेड रूम कहाँ पे है। तभी यहाँ पे स्टीव जाग जाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि रेड रूम कहाँ पे है। बट स्टीव रॉजर को देखकर ब्लैक विडो उस पे गन तान देती है, लेकिन स्टीव उन्हें यकीन दिलाता है कि मैं अपने होश और आवाज में हूँ, मतलब कि मैं रेड रूम वालों के कंट्रोल में नहीं हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे वो उसकी बात मान लेते हैं एंड वो उन दोनों को लेके जाता है सुकुबिया की खुफिया जगह पे। बट जैसे वो यहाँ पे आते हैं उन्हें इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स घेर लेते हैं एंड उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं काफी छोटी छोटी बुलेट से। वो काफी ज्यादा थे इसीलिए उनपे भारी भी पड़ रहे होते हैं एंड इनसे फाइट करते करते इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और कैप्टन कार्टर नीचे गिर जाती है। लेकिन ये चीज काफी अच्छी हुई क्योंकि यहाँ पे कैप्टन कार्टर ने ऊपर की तरफ देख लिया और उसे दिख गया कि रेड रूम कहाँ पे है। बट तभी उस स्पेसशिप से निकलती है मेलिना एंड यहाँ पे उसके साथ होती है कई सारी ब्लैक विडो लड़कियां। एंड यहाँ पे आता है प्लॉट ट्विस्ट। एक्चुअली
एक्चुअली ये सब कुछ मेलिना का प्लान था, यानी कि कैप्टन कार्टर का स्टीव रॉजर्स को देखना, स्टीव रॉजर्स का बकी पे अटैक करना, इसके बाद कैप्टन कार्टर का स्टीव रॉजर्स पे अटैक करना। इसके अलावा स्टीव रॉजर्स अभी भी मेलिना के कंट्रोल में है और मेलिना स्टीव रॉजर्स को कंट्रोल करके ये ब्लैक विडो और कैप्टन कार्टर को यहाँ पे लेके आई है। एक्चुअली मेलिना को गोल यही था कि वो किसी तरीके से ब्लैक विडो को यहाँ पे लेके आ जाए, क्योंकि वो उसकी सबसे पावरफुल ब्लैक विडो थी। एंड जब से ब्लैक विडो ने एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन किया है तब से मेलिना को काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, तो वो चाहती है कि ब्लैक विडो फिर से उसकी टीम में आ जाए, लेकिन डेफिनेटली वो लोग ऐसा नहीं करने वाले। तभी स्टीव भी उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो कैप्टन कार्टर फाइट करती है स्टीव रॉजर्स से और ब्लैक विडो फाइट करती है मेलिना और सारी की सारी ब्लैक विडोज से। नताशा तो सारी की सारी ब्लैक विडोज को मार देती है, बचती है सिर्फ मेलिना। ऑन द अदर हैंड कैप्टन कार्टर और हाइड्रोस्टॉर्मर की काफी भयानक फाइट चल रही होती है, लेकिन फाइट के बीच में ही कैप्टन कार्टर कहती है कि अब मैं तुमसे और नहीं लड़ने वाली, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो जान से मार दो, लेकिन बस मैं एक बार चाहूंगी स्टीव रॉजर्स के साथ रहना। तो स्टीव ये बात सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो उसे नहीं मारता। वो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल कर लेता है और ऊपर की तरफ उठ जाता है रेड रूम्स को तबाह करने के लिए। तभी नताशा भी मौके पे चौका मार देती है और एक रस्सी को हाइड्रोस्टॉर्मर के पैर पे बांध देती है एंड इसके बाद वो रस्सी को मेलिना पे भी बांध देती है, जिससे कि हाइड्रोस्टॉर्मर के साथ साथ मेलिना भी ऊपर चली जाती है एंड बेस के साथ साथ मेलिना भी ब्लास्ट हो जाती है। फाइनली इन लोगों का मिशन खत्म हो जाता है एंड यहाँ पे पैगी कार्टर और नताशा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब वॉचर इस कहानी को एंड करने वाला होता है, लेकिन तभी आता है एक और प्लॉट ट्विस्ट। कैप्टन कार्टर जहाँ पे खड़ी होती है वहां पे एक रेड सा होल हो जाता है एंड कैप्टन कार्टर उसके अंदर गिर जाती है। वॉचर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि पैगी कार्टर एक जगह पे गिर चुकी है एंड यहाँ पे उसके सामने आता है निक फ्यूरी, जो कि उसे देख के कहता है कि अच्छा यही है वो जो कि हमारी रानी को बचाएगी। तभी यहाँ पे एंट्री होती है स्कारलेट विच की एंड वो कहती है कि सिर्फ हमारी रानी को नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया को यही बचाएगी। लेकिन पैगी कार्टर को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो वॉचर को पुकारने लगती है, लेकिन वॉचर उसकी बात सुन ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में खुद वॉचर को ही नहीं पता। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब 4 एपिसोड और बचे हैं एंड उन्हें भी हम जल्दी आपके लिए कवर कर देंगे। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, Peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं What If सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 6। तो आज के एपिसोड का टाइटल है What If काहोरी रीशेप द वर्ल्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एसगार्ड से, जहाँ पे सैटर्न रैग्नारॉक लाने वाला था एंड यहाँ पे वॉचर हमें बताता है कि हर टाइमलाइन में एसगार्ड के ऊपर रैग्नारॉक आता ही है। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि हमारी वाली जो मेन टाइमलाइन है उसके अंदर ओडिन ने रैग्नारॉक आने से पहले ही टेसरेक्ट को अर्थ के अंदर कहीं पे छुपा दिया था। बट इस टाइमलाइन के अंदर इससे पहले कि ओडिन टेसरेक्ट को छुपाता, इससे पहले सर्टन रैग्नारॉक ले आया। इससे पूरा का पूरा एसगार्ड तबाह हो गया और रैग्नारॉक स्पेस में टहलने लगा एंड एट द एंड वो पहुंच गया अर्थ में एंड जाके एक जंगल के अंदर गिर गया। तो ये था एपिसोड का इंट्रो। अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ पे कई साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं अर्थ प्लेनेट को एंड अर्थ के अंदर हम देखते हैं एक कबीले के लोगों को जो कि खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी जीते हैं एंड यही सब करके अपना पेट पालते हैं। फिर स्टोरी में एंट्री होती है मेन कैरेक्टर काहोरी की, जो कि अपने भाई वाक्ता के साथ खेलते खेलते एक जंगल में चली जाती है एंड जंगल के थोड़ा अंदर आने के बाद इन्हें मिलते हैं स्केलेटन्स। ये देखकर काहोरी और वाक्ता दोनों के दोनों डर जाते हैं एंड यहाँ पे वाक्ता काहोरी से कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गाँव के लोग कहते हैं कि ये जंगल शापित है, इसके अंदर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। बड़े बुजुर्गों ने इस जंगल में जाने से मना कर रखा है। इसके अलावा ये दोनों एक लेक के बारे में भी बात करते हैं जो कि इस जंगल के अंदर है। एक्चुअली गाँव के लोगों का मानना है कि उस लेक में जो भी जाता है वो सीधा स्काई वर्ल्ड में पहुंच जाता है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि वो लेक शापित है एंड उसके अंदर जो भी जाता है वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि जो भी उसके अंदर गया वो वापस तो कभी नहीं आया। पास्ट में उस लेक के लिए काफी ज्यादा फाइट हो चुकी है, लेकिन उस लेक का असली राज क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे वो दोनों रुकते नहीं है बल्कि जंगल में और अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है एंड ये आवाज आ रही है उनके गाँव की तरफ से। तो वो दोनों भागते हुए जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। एंड जैसे ही वो अपने गाँव के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके गांव पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है एंड यहाँ पे एक आदमी उन्हें देख लेता है और सारे के सारे सोल्जर्स को उनके पीछे लगा देता है। वो दोनों अपनी जान बचाते हुए जंगल के अंदर भागने लग जाते हैं एंड भागते भागते वो जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं, लेकिन सोल्जर्स उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। लेकिन भागते भागते वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो दोनों नहीं रुकते बल्कि उस गड्ढे के भी और अंदर जाने लगते हैं एंड इस गड्ढे के अंदर उन्हें मिलती है एक लेक जो कि नीले कलर में चमक रही थी एंड यही है फॉरबिडन लेक, यानी कि वही लेक जिसके कई सारे रूमर्स हैं
हैं कि इसके अंदर कोई जाता है तो वापस नहीं आता, साथ ही ये लेक स्पेस से कनेक्टेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काहुरी समझ जाती है कि ये वही लेक है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ करते उस गड्ढे के अंदर आ जाते हैं सोल्जर्स एंड उन दोनों को छुपना पड़ता है। लेकिन तभी एक सोल्जर वाता को ढूंढने वाला होता है तो काहुरी उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पर पत्थर मार देती है, बट इससे वो खतरे में आ जाती है एंड वो सोल्जर उसे शूट कर देता है। जैसे उसे गोली लगती है वो गिरती है उस समुद्र के अंदर एंड अंदर गिरते ही उसे एक नीली सी चीज दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे वो नीली चीज उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी और ही वर्ल्ड में आ चुकी है एंड यहाँ पे उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है अधारक्स। वो दिखने में तो बिल्कुल उसके कबीले वालों की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें और कपड़े नीले रंग में चमक रहे थे। अब आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है ये हमें समझाएगा वॉचर। तो वॉचर बताता है कि टेसरेक्ट जब अर्थ के अंदर गिरा तो वो इसी जंगल की इस लेक के अंदर गिर गया एंड जैसा कि मैं पता है कि टेसरेक्ट के अंदर स्पेस स्टोन है तो वो सीधा कनेक्ट हो गया एक अलग दुनिया से जो कि है स्पेस वर्ल्ड। तो जो भी इसके अंदर जाता है वो सीधा पहुंच जाता है स्पेस वर्ल्ड में एंड अभी के लिए काहुरी भी इसी स्पेस वर्ल्ड में आ चुकी है। तो अब अगले दिन काहुरी की आंख खुलती है एंड वो बाहर निकल के देखती है कि ये बिल्कुल उसी के गांव जैसी जगह है एंड यहाँ पे उसी के कबीले के लोग हैं, लेकिन उनके पास काफी स्पेशल पावर्स हैं। तभी यहाँ पे अधारक्स उसके पास आता है एंड उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैं जब बच्चा था तो इस लेक के अंदर लोग गायब होने लग गए थे एंड एक दिन मैं भी इसके अंदर गिर गया। तब मुझे पता चला कि वो सारे के सारे लोग आखिर जा कहाँ पे रहे थे। ये एक स्पेस वर्ल्ड है, यानी कि स्पेस की दुनिया एंड यहाँ पे काहुरी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली है। और वो ये बात जानता है कि अभी काहुरी को सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तो उसे भी सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। वो कहता है कि यहाँ के हर चीज के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं एंड जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो पावर्स आ जाती हैं एंड जल्दी तुम्हारे अंदर भी ये सारी पावर्स आ जाएंगे जो हम सभी के पास हैं। तो एक स्पेस वर्ल्ड है एंड यहाँ पे हम लोग बहुत ही शांति से रहते हैं। हमारा अब उस दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं रह गया, क्योंकि हम वहाँ पे कभी जाते ही नहीं। मतलब कि एक बार अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो उसे वापस जाने का कभी मन ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे काहुरी कहती है कि मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा गाँव खतरे में है एंड मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। वो भागती हुई जाती है उसी पोर्टल के पास जिससे कि वो यहाँ पे आई थी, लेकिन वो देखती है कि पोर्टल काफी ऊपर होता है। अब अधारक्स उससे कहता है कि देखो तुम्हें वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह एक स्वर्ग है। यहाँ पे ना हमारी कभी एज बढ़ती है ना ही हम मरते हैं, उल्टा हमारे पास कई सारी पावर्स आ जाती हैं और हम काफी ज्यादा मस्ती से रहते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं काहुरी की विलेज को, जिसपे कि उन लोगों ने कब्जा कर लिया है एंड यहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी विलेज में आग लगा दी है और लोगों को बंदी बना लिया है। एक्चुअली ये लोग स्पेन के एंड इनका गोल है वही नदी को फाइंड करना। इन्हें स्पेन की रानी ने यहाँ पे भेजा है। एक्चुअली ये रूमर स्पेन तक भी पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक ऐसी लेक है जो कि लोगों को हमेशा जवान रखती है और काफी सारी पावर्स दे देती है। तो इसी लेक को ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं एंड जब तक लेक का पता नहीं चलता ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। तभी दो सोल्जर्स वाता को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें उस लेक के बारे में पता चल गया। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं काहुरी को, जो कि अपनी दुनिया में वापस जाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो वापस नहीं जा पाती। इसके बाद अधारक्स उसे अपने साथ ले जाता है एंड यहाँ पे कई सारे बुल दौड़ रहे होते हैं। अधारक्स उसे बताता है कि उसे क्या करना है। उन बुल्स के पीछे जो नीले नीले स्टोन टाइप के चमक रहे हैं वो एक्चुअली में इनका खाना है, तो इन लोगों को वही खाना इकट्ठा करना है। साथ ही वो ये भी बताता है कि तुम्हें बुल के सामने नहीं आना है, बल्कि साइड से ही उसे तोड़ लेना है और खा जाना है। तो यहाँ पे सभी लोग खाना लूटने के लिए जाते हैं, लेकिन गलती से काहुरी बुल के सामने ही आ जाती है। अब बुल उसे टक्कर मारने वाला था, लेकिन यहाँ पे वो अपनी पावर्स यूज करती है एंड हम देखते हैं कि उसके पास सच में काफी ज्यादा पावर्स हैं। वो उस बुल को बुरी तरीके से पटक देती है एंड उसका सारा का सारा खाना गिर जाता है एंड ये सारा का सारा खाना हो जाता है काहुरी का एंड ये सब देख के लोग भी उसे काफी ज्यादा चीयर अप करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कमांडर को, जो कि उस लेक के पास पहुंच चुका है एंड यहाँ पे वो अपने सिपाहियों को लेक के अंदर भेजता है एंड कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि उनके अंदर कोई भी पावर्स वगैरह तो आई नहीं। लेकिन इससे पहले कि सोल्जर्स बाहर आते समुद्र उन्हें अपने अंदर खींच लेता है एंड ये देख के कमांडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड वो कहता है कि मैं इस लेक के पास कभी नहीं आने वाला, मैं इससे काफी दूर चला जाऊंगा एंड इस विलेज के सारे लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगा एंड हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बना दूंगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं उन सभी सोल्जर्स को जो कि स्पेस वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं एंड वो जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए काहुरी की पूरी विलेज पे, यानी कि स्पेस वर्ल्ड में जो उसकी विलेज बन चुकी है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि काहुरी अपनी पूरी की पूरी विलेज के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। वो अपनी ओरिजिनल विलेज को पूरी तरीके से भुला चुकी है। तब यहाँ पे आ जाते हैं वो सोल्जर्स एंड उन पे अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन काहुरी सारी की सारी बुलेट्स को डॉच कर देती है एंड अपनी पावर्स की मदद से सबको नॉकआउट कर देती है। इसके बाद फाइनली उसे याद आता है कि उसकी तो एक विलेज भी है जिसे कि उसे बचाना था। तो यहाँ पे वो सभी को कहती है कि इस दुनिया ने हमें काफी सारी पावर्स दी, हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी, लेकिन इस वजह से तुम लोग ये भूल गए कि आखिर हम लोग असलियत में बिलोंग कहां से करते हैं। लेकिन मैं ये चीज नहीं भूलने वाली, खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब मेरी विलेज को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपनी पावर्स यूज करके पोर्टल को नीचे बुला लेती है एंड उनसे पूछती है कि मैं तो जा रही हूँ एंड जिनको मेरे साथ आना हो वो आ सकते हैं। लेकिन अधारक्स उससे कहता है कि देखो हमारे पास सब कुछ है, बट फिलहाल के लिए तो विलेज में कोई भी उसके साथ आने के लिए रेडी नहीं होता। तो वो अकेली चली जाती है अपनी विलेज को बचाने के लिए एंड यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर सभी लोगों को बंदी बना के लेके जा रहा था, बट सही टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाती है काहुरी एंड वो सभी पे बुरी तरीके से अटैक कर देती है। वो सभी को अच्छी तरीके से मार रही थी, बट एट द एंड कमांडर
उस पर कैनन से अटैक कर देता है एंड इससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फाइनली कमांडो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उस विलेज के सारे लोग आ जाते हैं एंड उन सभी पे अटैक करके उन्हें नॉकआउट कर देते हैं। फाइनली इन लोगों ने अपनी विलेज को बचा लिया एंड सारे सोल्जर्स का किस्सा खत्म किया। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं स्पेन की रानी को, जो कि काफी गुस्से में होती है कि आखिर ये सब किसने किया, मेरे सोल्जर्स को आखिर किसने मारा, इस चीज का पता लगाओ। बट उससे पहले कहूरी पोर्टल के जरिए यहाँ पे पहुंच जाती है एंड रानी को साफ साफ बता देती है कि हम ही ने तुम्हारे सोल्जर्स को मारा है एंड हम चाहते हैं पीस। आज के बाद कभी भी तुम हमारे प्लेनेट पे अटैक नहीं करने वाली एंड अगर ऐसा कुछ किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जान से मार देंगे। लेकिन ये सुन के क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है उन्हें मारने का। लेकिन इससे पहले कि सोल्जर्स उनके पास पहुंचते, कहूरी उन सब का पत्ता साफ कर देती है एंड साथ ही में वो क्वीन की भी हालत खराब कर देती है। इसके बाद वो उन्हें साफ साफ वार्निंग देती है कि आगे से हमारी विलेज में अटैक करने का सोच भी मत लेना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब वो वापस जाने वाले होते हैं, बट तभी यहाँ पे सरप्राइज एंट्री हो जाती है सुप्रीम स्ट्रेंज की। जी हाँ, व्हाट इफ का वही डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने कि अल्ट्रा विजन को हराया था। वो कहूरी से कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ एंड इसी ट्विस्ट के साथ एपिसोड नंबर 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस सीजन 2 में तो हर एपिसोड एक से बढ़कर एक निकल रहा है एंड अभी भी 3 एपिसोड्स बाकी हैं जिन्हें कि हम जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं। वेल इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल, शेयर इट as much as you can and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉचर को, जो कि हमें बताता है ओडिन और हेला के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले तो वो हमें वो सारी डिटेल्स देता है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि हेला और ओडिन ने साथ में मिलकर 9 रेम्स को कैप्चर कर लिया था। लेकिन इसके बाद ओडिन ने हथियार डाल दिए। वो चलना चाहता था अच्छाई के रास्ते पे, लेकिन हेला की भूख और भी ज्यादा बढ़ती गई। वो चाहती थी इसके बाद और भी ज्यादा तबाही मचाना। लेकिन ये सुन के ओडिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा एंड जैसे कि हम जानते कि हमारी मेन टाइमलाइन में क्या हुआ था, ओडिन ने हेला को हेल के अंदर कैप्चर कर दिया था कुछ सालों के लिए एंड कुछ सालों बाद ही वो बाहर आई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ओडिन ने जब हेला का विद्रोह किया तो हेला ने अपना हैमर उसकी तरफ फेंका एंड ओडिन ने उस हैमर को तोड़ दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि थॉर रैग्नारॉक के अंदर हेला ने थॉर के हैमर को तोड़ा था। एंड इसके बाद ओडिन ने उसे भेज दिया अर्थ के अंदर एंड इसके बाद हेला के क्राउन को अपने पास ले लिया और हेला को फेंक दिया अर्थ के अंदर। फिर उसके क्राउन पे ये एन्चेंटमेंट लगा दी कि जो दिल का बिल्कुल साफ होगा और की परवाह करता होगा वही इंसान इसे पहन सकता है। एंड इसके बाद इस क्राउन को भी फेंक दिया अर्थ के अंदर। वेल क्राउन जाके गिरा शू वानहू के पास। यहाँ पे हम देखते कि उसके हाथों में 10 रिंग्स भी थी। वो अपने लोगों के साथ उस जगह पे गया जहाँ पे हेला का क्राउन गिरा है एंड इससे पहले कि वो डिसाइड करता है कि इसका क्या करना है, वहां पे पहुंच गई हेला एंड सभी को कहने लगी कि मुझे मेरा क्राउन वापस दो। बट यहाँ पे वानवू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हेला कहती है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तभी वानवू के लोग उस पर अटैक कर देते हैं एंड यहाँ पे हेला हो जाती है इंजर्ड, यानी कि अपने क्राउन के बिना वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। बट इसके बावजूद हेला उसके लोगों से लड़ने लगती है एंड कई सारे लोगों को बुरी तरीके से नॉकआउट कर देती है। और वानवू अपने 10 रिंग्स का यूज करके उसे कैप्चर कर लेता है एंड यहाँ पे हेला उसे कहती है कि मेरा क्राउन जैसे ही मेरे पास आएगा मैं तुम सभी लोगों को बंदी बना लूंगी। तो यहाँ पे वानवू उसे ऑफर देता है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसे उठा सकती हो। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने जाती है उससे वो उठता ही नहीं है, बिकॉज फिलहाल के लिए वो वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि इसमें एन्चेंटमेंट लग चुकी है। तो वानवू उसे अपने साथ ले जाता है एंड यहाँ पे उसे पहना देता है अपनी पसंद की ट्रेडिशनल ड्रेस। फिर वो उसके साथ बैठकर खाना खाता है एंड यहाँ पे वो हेला को काइंड ऑफ पसंद करने लग गया है। इसी का फायदा उठाते हुए हेला उसे मारते हुए यहाँ से भाग जाती है और भागते भागते हेला पहुंच जाती है अस्तबल में एंड यहाँ पे उसे मिलता है मॉरिस, जो कि उसकी हेल्प करता है वहां से भागने में एंड उसे लेके आ जाता है टालो के जंगलों में। हेला जब इन जंगलों के अंदर से बच के भाग रही होती है तभी यहाँ पे हो जाता है उस पर अटैक एंड ये अटैक किया जियांग ली ने। जी हाँ, सैनची की मदर। वेल जियांग ली टालो से ही बिलोंग करती है। तो यहाँ पे उसके अटैक की वजह से हेला बेहोश हो जाती है तो वो उसे ले जाती है अपने गांव में। फिर जब हेला को होश आता है तो जियांग ली उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि इस गांव का नाम है टालो एंड ये इस दुनिया का एंड है। यहाँ पे हम लोग अर्थ को किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी कि कोई भी खतरा आ रहा होता है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड इनकी नजरों में हेला बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है। बट हेला जियांग ली से कहती है कि देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैं पहले वैसी थी लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बदल चुकी हूँ। अब मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं रही हूँ एंड ना ही मेरे पास अपनी पहले वाली पावर्स भी हैं। अब मैं बिल्कुल हार्मलेस हो चुकी हूँ एंड तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे भी फाइटिंग सिखा सकती हो? मतलब कि जो टेक्निक्स तुम यूज करती हो क्या तुम वो मुझे भी सिखा सकती हो? लेकिन सभी लोग इस चीज को बुरी तरीके से अपोज करते हैं एंड हेला को धमकी देने लग जाते हैं। बट जियांग ली कहती है कि टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी, यानी कि वो हेला को फाइटिंग सिखाने के लिए राजी हो जाती है। तब यहाँ पे हेला देखती है यहाँ का ड्रैगन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एसगार्ड में एंड यहाँ पे हम देखते हैं हेमदाल को, जो कि हेला को नहीं देख पा रहा जस्ट
जस्ट बिकॉज हेला टालो के अंदर है, लेकिन ये चीज ओडिन और वो नहीं जानते हैं। एंड लास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग ओडिन को तो यही लग रहा है कि उसकी बेटी हेला को वानू ने मार दिया है। तो यहाँ पे ओडिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि अब मैं खुद अर्थ पे जाऊंगा और वान वू को जान से मार दूंगा। इसके अलावा उसके पास जो 10 रिंग्स है वो भी मुझे अपने पास लेके आनी है, बिकॉज उसके जैसा इंसान ये रिंग्स डिजर्व नहीं करता। ये रिंग्स काफी ज्यादा कीमती है एंड मैं उसे अपने पास संभाल के रखूंगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जियांगली हेला को ट्रेनिंग देना चालू कर देती है एंड हेला भी काफी क्विक लर्नर होती है, वो भी काफी जल्दी सब कुछ सीख रही होती है एंड बीतते टाइम के साथ वो काफी अच्छी हो जाती है फाइटिंग में। फिर एक दिन जियांगली उससे सवाल पूछ लेती है कि आखिर तुम मेरी टेक्निक सीख के क्या करने वाली हो। तो वही एज यूजुअल औरतों की प्रॉब्लम, पेट में कोई बात नहीं बचती। वो सब कुछ बता देती है कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ इन सारी स्किल्स को सीख के। सबसे पहले तो वान वू से फाइट करूंगी एंड उसे हरा के 10 रिंग्स हासिल करूंगी। इसके बाद 10 रिंग्स की हेल्प से अपने डैड को हराऊंगी और फिर एसगार्ड पे कब्जा कर लूंगी और फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। ये सुन के जियांगली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है एंड वो उसे दिखाती है उसके पास्ट के कुछ ग्लिम्स। यहाँ पे वो बताती है कि जब हेला छोटी थी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो काफी प्यारी थी, जानवरों से प्यार करती थी। इसके अलावा जैसी वो अभी है उससे तो काफी ज्यादा डिफरेंट थी, लेकिन उसके डैड ने अपने फायदे के लिए उसे एज अ वेपन यूज करना चालू कर दिया और इससे धीरे धीरे हेला का भी सारा का सारा नेचर बदल गया, यानी कि वो मासूमियत इविलनेस में बदल गई। एंड ये सारी चीजें सोच के हेला को काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि अब मैं किसी को भी खुद पे कंट्रोल करने नहीं दूंगी। जैसे कि मेरे डैड ने मुझ पे कंट्रोल कर लिया था, मैं ऐसे किसी को भी खुद पे हावी नहीं होने दूंगी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके नेचर में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है, यानी कि अब उसके अंदर गुस्सा नहीं भरा हुआ और वो काफी ज्यादा शांत हो चुकी है और वर्दी हो चुकी है अपना क्राउन उठा के उसकी पावर्स यूज करने के लिए। इसके बाद हेला और भी ज्यादा ट्रेनिंग करती है एंड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर एक दिन जब वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है तो वो देखती है कि ऊपर से बिजली गिर रही है एंड ये देख के वो समझ जाती है कि ओडिन नीचे आ चुका है एंड वो भी वान वू के पास। वो समझ जाती है कि ओडिन यहाँ पे वान वू की 10 रिंग्स को लेने के लिए आया है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी जाके उसकी हेल्प करेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वान वू की और ओडिन की फाइट चालू हो जाती है एंड जल्दी इस फाइट को ज्वाइन कर लेती है हेला। यहाँ पे ओडिन काफी ज्यादा शॉक होता है एंड वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो, इसीलिए मैंने ये बगावत चालू करी। तो हेला कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आप वापस जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ओडिन अपना पूरा का पूरा इरादा बना के आ गया होता है कि मैं 10 रिंग्स को तो हासिल करके रहूंगा। तो यहाँ पे वान वू और हेला आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं और वो ओडिन पे अटैक करने लग जाते हैं, बट ओडिन अभी भी उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन दोनों को बुरी तरीके से पटक पटक के मार रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी 10 रिंग्स की पावर को यूज करते हुए और साथ ही हेला ने जो नई फाइटिंग स्किल्स सीखी है इसकी बदौलत वो ओडिन को कमजोर कर देते हैं। एंड यहाँ पे हेला अपने डैड से बोलती है कि डैड, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, पीस का रास्ता अपनाइए और यहाँ से चले जाइए। लेकिन यहाँ पे ओडिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेला का गला दबाने लग जाता है और यहाँ पे हेला मरने के लिए भी तैयार होती है। वो बस चाहती है कि ये सब कुछ रुक जाए। तभी हेला का जो क्राउन होता है वो उड़ते हुए उसके पास आ जाता है एंड उसका कलर हो जाता है व्हाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हेला वर्दी हो चुकी है अपना क्राउन पहनने के, उसके अंदर प्यार और करुणा की भावना जाग चुकी है। तो इसी वजह से वो ओडिन को डिफीट कर देती है। अब ओडिन उससे कहता है कि तुम फाइनली इस क्राउन की हकदार बनी गई, तो इसीलिए मैं पूरा एसगार्ड तुम्हारे हाथों में देता हूँ। एसगार्ड को तुम्हारी जरूरत है एंड अब से तुम ही पूरे एसगार्ड को संभालोगी। बट हेला कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे 9 रियाम्स को आजाद करना है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एसगार्ड और 10 रिंग्स ने आपस में कोलैबोरेशन कर लिया है एंड अब ये लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर इसकी लाइव एक्शन मूवी बना दी जाए तो शायद मुझे ज्यादा मजा आए। फिर भी एनिमेशन में भी सच में ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम एंड टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 8। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहां से होती है जहां पे एपिसोड नंबर 5 की एंडिंग हुई थी, यानी कि जब कैप्टन कार्टर किसी और यूनिवर्स में गिर गई थी एंड हमने देखा था कि स्कारलेट विच और निक फ्यूरी कैप्टन कार्टर के सामने खड़े हुए थे और यहाँ पे वॉचर भी नहीं जानता था कि कैप्टन कार्टर आकर किस यूनिवर्स में चली गई हैं। वेल, जिस यूनिवर्स में कैप्टन कार्टर पहुंची है वहां पे टाइम पीरियड चल रहा है 1602। यहाँ की रानी है हेला, यानी कि हेला इस पूरे के पूरे किंगडम को रूल करती है। उसके दो भाई हैं लॉकी और थॉर एंड ये तीनों मिलजुल के रहते हैं। वेल, यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है एंड लॉकी यहाँ पे एक ड्रामा दिखा रहा होता है। तभी ऊपर से एक स्पेस होल खुलता है और लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है। लॉकी उसके बिल्कुल नीचे खड़ा था, इसीलिए लॉकी तो आराम से जा ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे निक फ्यूरी कैप्टन कार्टर
से कहता है लॉकी को बचाने के लिए, तो कैप्टन कार्टर यहाँ पे लॉकी को बचा लेती है। बट तभी वो होल हेला को खींचने लग जाता है एंड कैप्टन कार्टर कोशिश करने के बावजूद भी हेला को नहीं बचा पाती एंड हेला अंदर खींचती चली जाती है। अब हेला यहाँ पे थी नहीं, तो यहाँ पे निकल के आता है हैप्पी होगन एंड इस यूनिवर्स में वो है कमांडर और वो थॉर को यहाँ का राजा घोषित कर देता है, यानी कि नया राजा। पर थॉर यहाँ पे कैप्टन कार्टर से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि स्कारलेट विच ने यहाँ पे तुम्हें बुलाया था हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम तो हमें बचा ही नहीं पाई, इसीलिए वो उसे कैद करना चाह रहा होता है। लेकिन कैप्टन कार्टर उसके सारे के सारे सिपाहियों को मार पीट के यहाँ से निकल जाती है। उसके सिपाही भी कैप्टन कार्टर का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो बिल्डिंगों के ऊपर से बचती हुई भाग रही होती है एंड फाइनली हमें वॉचर समझाता है स्टोरी। जैसा कि हमें पता है कि एपिसोड नंबर 5 के एंडिंग में हमने देखा था कि वॉचर को तो कुछ भी पता नहीं है, बट फाइनली शायद वॉचर ने इस यूनिवर्स के बारे में पता कर लिया। वॉचर में बताता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो बताते हैं कि ऐसे कई यूनिवर्स हैं जो कि आमतौर पे डिस्ट्रॉय होते रहते हैं एंड ये यूनिवर्स भी उन्हीं में से एक है। अब हुआ ऐसा कि ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था, इसीलिए स्कारलेट विच को एक काम दिया गया कि वो किसी ऐसे को बुलाए जो कि उनकी यूनिवर्स को बचाने में उनकी हेल्प करे। और स्कारलेट विच ने जब ट्राई किया तो चंगुल में फंस गई कैप्टन कार्टर, इसीलिए कैप्टन कार्टर यहाँ पे आ गई और अब इनको लगा था कि कैप्टन कार्टर ही वो है जो उनकी यूनिवर्स को बचाएगी, बट जैसा हमने देखा कि वो तो रानी को ही नहीं बचा पाई, इसीलिए वो बचती हुई भाग रही है एंड सभी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अब जैसे ही वॉचर ये बात बोलता है तो पैगी कार्टर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तो वॉचर कहता है कि क्या सच में? यहाँ पे पैगी कार्टर उसे बताती है कि नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। अब यहाँ पे वॉचर उसे सारी की सारी स्थिति बताता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में छोड़ सकता हूँ, वैसे भी ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है। पैगी कार्टर बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 16th सेंचुरी और 21st सेंचुरी आपस में इंटरसेक्ट हो चुकी है, तो इस वजह से ये सेंचुरी डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो उसी तरीका ढूंढना पड़ेगा इसे फिक्स करने का। यहाँ पे वॉचर उसे समझाता है कि ऐसे लाखों यूनिवर्स हैं जो कि तबाह होते रहते हैं एंड तुम हर यूनिवर्स को ऐसे नहीं बचा सकती। तो वो कहती कि देखो, ये चीज मेरे आंखों के सामने हो रही है एंड इस चीज को मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। यानी कि उसने पूरा का पूरा मन बना लिया है कि वो वापस नहीं जाने वाली, बल्कि वो इसी चीज को फिगर आउट करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं महल का सीन। यहाँ पे थॉर के साथ स्कारलेट विच, हैप्पी होगन्स और निक फ्यूरी भी होते हैं एंड वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस तरीके से तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। स्कारलेट विच यहाँ पे रिवील करके बताती है कि एक्चुअली ये हो रहा है किसी बंदे की वजह से जो कि टाइमलाइंस में खो चुका है और मैं उसे ढूंढने की काफी ट्राई कर रही हूँ, बट अफसोस की बात है कि मुझे वो अभी तक नहीं मिला एंड मैं जानती हूँ कि कैप्टन कार्टर हमारी इस चीज में हेल्प कर सकती है। उस बंदे की वजह से हमारी टाइमलाइन तबाह होने वाली है, अगर वो जल्दी नहीं मिला तो हमें कोई नहीं बचा सकता। मैंने उनकी ये बातें कैप्टन कार्टर ने भी सुन ली क्योंकि वो बाहर से उन पे पहरा दे रही थी। तो इसके बाद वो जाती है टोनी स्टार्क के पास, बिकॉज एज वी ऑल नो कोई भी यूनिवर्स हो टोनी स्टार्क तो जीनियस ही निकलेगा। नहीं यार, ऐसा कोई ना कोई यूनिवर्स तो होगा जिसमें टोनी स्टार्क बेवकूफ निकलेगा, बट फिलहाल के लिए इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जीनियस है। यहाँ पे कैप्टन कार्टर उसे सारी की सारी सिचुएशन समझाती है और टोनी स्टार्क उसकी हेल्प करने के लिए भी राजी हो जाता है। टोनी स्टार्क कहता है कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम उस बंदे को ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है क्योंकि इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एंड वो एनर्जी फिलहाल के लिए तो इनके पास है नहीं। अब कैप्टन कार्टर को रियलाइज होता है कि थॉर के पास एक सेक्टर है जिसके ऊपर लगा हुआ है इन्फिनिटी स्टोन, तो उसका प्लान ये है कि वो थॉर का सेक्टर चुराएगी और उस पे लगे इन्फिनिटी स्टोन की मदद से इस मशीन को चालू करेगी एंड फाइनली उस बंदे को ढूंढ कर खत्म कर देगी, जिससे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लॉकी को जो कि कहीं पे जा रहा होता है और तभी उस पर अटैक कर देते हैं स्टीव, स्कॉट और बकी। वेल यहाँ पे रॉजर्स का नाम है रॉजर्स वुड और हाँ, ये रेफरेंस है रॉबिन हुड का। तब यहाँ पे आ जाती है पैगी कार्टर और स्टीव उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो मर चुकी थी ना। तो कैप्टन कार्टर बोलती है कि नहीं, मैं किसी और यूनिवर्स की पैगी कार्टर हूँ एंड मैं अभी जिंदा हूँ। अभी सुन के स्टीव के चेहरे पे तो डेफिनेटली चमक आ जाती है, पर तभी हम लॉकी को देखते हैं जो कि छुप के यहाँ से निकल जाता है। अब स्टीव और कार्टर साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे कार्टर स्टीव को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वो उसे सारे हालात बता देती है जो कुछ भी चल रहा है और बताते हैं कि हमें थॉर का सेक्टर चोरी करना पड़ेगा। कोई बंदा है जो 21st सेंचुरी से यहाँ पे आ चुका है एंड उसकी वजह से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि थॉर के लोग कैप्टन कार्टर को ढूंढ लेते हैं एंड वो उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे स्कॉट, बगी, स्टीव भी उसकी हेल्प करते हैं, बट वो लोग उन पे भारी पड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन कार्टर स्टीव से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं जाके सरेंडर कर देती हूँ, बिकॉज अगर हम चारों के चारों पकड़े गए तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि वो लोग मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, तो मैं जाके सीधा सीधा सरेंडर कर देती हूँ। इससे तुम तीनों को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी थॉर का सेक्टर चुराने की। तो वो तीनों उसके बाद मान जाते हैं और उसे उसी के हाल पे छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। अब कैप्टन कार्टर कर देती है सरेंडर। वो लोग कैप्टन कार्टर को ले जाकर एक सेल के अंदर बंद कर देते हैं, पर जैसे ही वो लोग यहाँ से जाते हैं तो कैप्टन कार्टर सेल को तोड़ के यहाँ से निकल जाती है और वहीं पर वो एक रूम में देखती है जहाँ पर ब्रूस बैनर बंद होता है। फिर कुछ सोल्जर्स की नजर उस पर पड़ जाती है एंड वो उसे शूट करने लग जाते हैं, लेकिन पैगी कार्टर जानबूझकर उनको ब्रूस के रूम के पास ले जाती है और गोलियों की आवाज सुनकर ब्रूस बैनर को आ जाता है गुस्सा और वो बन जाता है हल्क। इसके
बाद वो तोड़फोड़ मचाता वो बाहर भागता है और पैगी कार्टर भी मौके का फायदा उठाकर उसके कंधे पर लटक जाती है। रास्ते में ही वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है और ब्रूस बैनर को भी अपनी टीम में कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस वापस अपने पहले वाले रूप में आ चुका होता है, यानी कि वो हल्क नहीं बना हुआ होता बल्कि वो ब्रूस बैनर बना हुआ होता है। और पैगी कार्टर भी यहाँ पे होती है एंड वो पहुंचे हुए होते हैं टोनी स्टार्क के पास। यहाँ पे टोनी स्टार्क उन दोनों को अपनी मशीन दिखाता है और कहता है कि इसी मशीन को हमें एक्टिवेट करना है, यही वो मशीन है जो कि हमें पहुंचाएगी उसी बंदे के पास जो कि टाइमलाइंस के अंदर खो गया है। इसके बाद स्टीव की पूरी टीम भी रेडी हो जाती है एंड वो लोग भेस बदल के चले जाते हैं थॉर के महल में। महल के अंदर जाते ही वो सभी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं एंड तभी ऊपर से खुल जाता है वही स्पेस होल। फिर ये लोग अपना प्लान स्टार्ट करते हैं एंड तभी यहाँ पे हल्क आ जाता है तबाही मचाता हुआ और हल्क के साथ साथ सभी लोग यहाँ पे काम पे लग जाते हैं। स्टीव रॉजर के साथ फाइट कर रहा होता है हैप्पी होगन्स जो कि फाइट करते करते उसी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमने एपिसोड नंबर 3 में देखा था कि कैसे हल्क का ब्लड लेने के बाद हैप्पी होगन्स हो गया था। ऑन द अदर हैंड पैगी कार्टर और थॉर की भी फाइट स्टार्ट होती है और यहाँ पे थॉर पैगी कार्टर को नुकसान पहुंचाने वाला था बट तभी स्कारलेट विच उसे रोक लेती है। स्कारलेट विच कहती है कि पैगी कार्टर मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है, तुम सेप्टर को अपने पास ले लो और जल्दी से हमें बचा लो। इसके बाद वो सेप्टर जाके देती है टोनी स्टार्क को एंड टोनी स्टार्क इसके अंदर से निकालता है इन्फिनिटी स्टोन। वो उसे मशीन के ऊपर लगाता है एंड पैगी कार्टर को कहता है अपना हाथ इसके अंदर डालो। वो जब उसके अंदर हाथ डालती है तो पैगी कार्टर के हाथ पे लग जाता है एक ग्लव। अब उसे इस ग्लव को एक्टिवेट करना होता है बट तभी थॉर आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, बट थॉर के अटैक करने से पहले ही वो उसे एक्टिवेट कर देती है एंड यहाँ पे सभी के सामने वो बंदा आ जाता है जो कि टाइमलाइंस के अंदर खो गया था एंड ये और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स होता है। पैगी कार्टर उससे पूछती है कि आखिर तुम इस सिचुएशन में कैसे फंसे, तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं 21st सेंचुरी से आया हूँ एंड वहाँ पे थैनोस नाम के एक प्राणी ने अटैक कर दिया था और उसके पास था इन्फिनिटी गॉन्टलेट जिसके ऊपर लगे हुए थे इन्फिनिटी स्टोन्स, और जब मैं उस पर अटैक कर रहा था तो मेरी शील्ड उसके किसी स्टोन को टच हो गई एंड इसी वजह से मैं यहाँ पे फंस गया। अब यहाँ पे थॉर सब कुछ समझ जाता है एंड पैगी कार्टर से कहता है कि फाइनली वो बंदा हमारे सामने है जिस काम के लिए तुम आई थी, अब वो पूरा करो। बट पैगी कार्टर ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज एज वी ऑल नो स्टीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बट इतनी देर में स्टीव उसकी गॉन्टलेट का बटन दबा देता है एंड कहता है कि हमें अगर ये सब कुछ एंड करना है तो ये चीज करनी पड़ेगी। इसके बाद वो चला जाता है वापस से अपनी टाइमलाइन में और कैप्टन कार्टर ने फाइनली इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। इसके बाद कैप्टन कार्टर एक जगह पे शांति से बैठी होती है और तभी उसे मिलने के लिए आ जाता है सुप्रीम स्ट्रेंज। पैगी कार्टर उसे देखकर हाय बोलती है एंड यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, और तभी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आ जाता है टू बी कंटिन्यू, यानी कि एपिसोड आगे कंटिन्यू होने वाला है। मतलब एपिसोड नंबर 9 में इस एपिसोड की स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी। तो गाइस फाइनली व्हाट इफ का सीजन 2 खत्म होने वाला है, बस इसका एक एपिसोड बाकी रह गया है। आप लोग उसके लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 के फाइनल एपिसोड के बारे में, यानी कि एपिसोड नंबर 9 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स एंड सीजन्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं पे होती है जहां पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुप्रीम स्ट्रेंज पैगी कार्टर से मिलने के लिए आ चुका है एंड वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं सुप्रीम स्ट्रेंज का पास्ट। तो ये वो सुप्रीम स्ट्रेंज है जिसने कि अपने यूनिवर्स में क्रिस्टीन को खो दिया और इसके बाद उसने उसे पाने की हर नाकाम कोशिश करी। कोशिश करते करते उसने जादू टोना सीख लिया, इससे उसके अंदर काफी इविलनेस भी आ गई, लेकिन इससे वो क्रिस्टीन को तो वापस नहीं ला पाया, उल्टा अपने पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर बैठा। सो नाउ प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रेंज पैगी कार्टर को लेके आ चुका होता है अपनी जगह पे, यानी कि अपने यूनिवर्स के अंदर, और यहाँ पे वो उसे दिखाता है कई सारी पॉकेट डायमेंशंस। यहाँ पे उसने कई सारे सुपर हीरोज को कैद करके रख रखा था। तो पैगी कार्टर उससे पूछती कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने इन सभी को यहाँ पे कैद करके क्यों रखा है। तो सुप्रीम स्ट्रेंज उससे कहता है कि मैंने जो भी किया है अच्छे के लिए किया है, क्योंकि ये सभी लोग अपने यूनिवर्स के किलर्स हैं, यानी कि इन सभी की वजह से इनका यूनिवर्स तबाह हुआ है। तो इन सभी का यूनिवर्स तबाह ना हो इसीलिए मैंने इन सबको अपनी पॉकेट डायमेंशन के अंदर रख दिया है। ये सुनकर पैगी कार्टर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो उसके लिए प्राउड फील करती है। वो कहती है कि ये काफी अच्छी बात है कि तुम यूनिवर्सेस को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। अब पैगी कार्टर उससे बोलते कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए होगी, तुम्हारी पॉकेट डायमेंशन से कोई एक विलन निकल के भाग गया होगा एंड उसे ढूंढने में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। तो यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही सोचा। तो यहाँ पे पैगी कार्टर उससे कहते हैं कि तुम तो ऑलरेडी इतने पावरफुल हो, तो तुम्हें इसमें मेरी हेल्प क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ उसे पकड़ने के लिए उसे मेरे आने का पता चल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन आई बेट वो तुम्हें नहीं जानती एंड जब तुम वहाँ पे जाओगी तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी एंड
फाइनली तुम उसे पकड़ लोगी। तो पैगी कार्टर इस चीज के लिए हाँ कर देती है एंड उसे पकड़ने के लिए राजी हो जाती है। तो फाइनली स्ट्रेंज उसे उस यूनिवर्स में पहुंचा देता है जहाँ फिलहाल के लिए वो लड़की है। यहाँ पे आते ही पैगी कार्टर देखती है कि रेड स्कल की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी एंड इस चीज से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे अपीयर होता है वॉचर एंड वो उसे बताता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे स्टीव और पैगी कार्टर दोनों की डेथ हो गई थी, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं बचा। तो रेड स्कल को रोकने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए इस यूनिवर्स पे हाइड्रा ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। अब पैगी कार्टर ये सारी की सारी बात समझ जाती है एंड तभी उसे फील होता है कि कोई उसके आसपास है एंड ये काफी तेज होता है। वेल ये वही सुपर विलन है जिसे कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने पकड़ने के लिए कहा है। इसके बाद जब वो उस पर अटैक करती है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि काहोरी है। जी हाँ, जिसे हमने एपिसोड नंबर 6 में देखा था। लेकिन अब डाउट यहाँ पे आता है कि यार ये तो हीरो थी, तो अचानक से विलन कहाँ से बन गई? तो उसका जवाब भी हमें जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज इन दोनों को ही अपने पास बुला लेता है और इसके बाद वो पैगी कार्टर के सामने काहोरी की पावर्स खींचने लग जाता है। तो यहाँ पे पैगी कार्टर को काफी अजीब लगता है और वो कहती है कि स्ट्रेंज तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम तो इसे अपनी पॉकेट डायमेंशन में बंद करने वाले थे ना। तभी यहाँ पे काहोरी उसे बताती है कि मतलब कि इसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तो पैगी कार्टर कहती है कि किस चीज के बारे में? यहाँ पे काहोरी उसे बताती है फोर्ज मशीन के बारे में। एक्चुअली सुप्रीम स्ट्रेंज ने एक फोर्ज मशीन बनाई है एंड उसके अंदर वो कैद करने वाला है सभी के सभी सुपर हीरोज को, यानी कि अपने अपने यूनिवर्स में जो लोग भी सुपर हीरोज हैं उन सभी को वो अपनी पॉकेट डायमेंशन के अंदर बंद कर रहा है। एंड उसका प्लान है कि वो अपनी फोर्ज मशीन के अंदर इन सभी को डालेगा एंड एक ऐसा यूनिवर्स बना देगा जहाँ पे क्रिस्टीन जिंदा होगी। मतलब कि वो सुपर विलन्स को नहीं पकड़ रहा, वो सुपर हीरोज को पकड़ रहा है अपने फायदे के लिए। ये सुनते ही पैगी कार्टर को सब कुछ समझ में आ जाता है एंड वो सुप्रीम स्ट्रेंज को रोक देती है। वो कहती है कि स्ट्रेंज तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रॉजर के लिए सेम करती। तो यहाँ पे पैगी कार्टर उससे कहती है कि ना तो मैं रॉजर के लिए सब कुछ करती, ना ही रॉजर मेरे लिए। बेशक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसी एक की जान बचाने के लिए इतनों की जान को खतरे में डाल देना, इतने सारे यूनिवर्स तबाह कर देना, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। मतलब कि तुम इतने सारे यूनिवर्स तबाह करके बस एक यूनिवर्स को बनाना चाहते हो, वो भी अपने फायदे के लिए। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इस चीज से सुप्रीम स्ट्रेंज का दिमाग खराब हो जाता है और वो पैगी कार्टर पे भी अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी पैगी कार्टर अपनी शील्ड की मदद से सभी पॉकेट डायमेंशंस को तोड़ देती है एंड जितने भी सुपर हीरोज थे वो सभी बाहर आ जाते हैं एंड एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए पैगी कार्टर काहोरी को अपने साथ में लेके निकल जाती है एंड रास्ते में उन्हें कई सारे सुपर हीरोज मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे हो रहा होता है एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर। थोड़ा और आगे जाकर उन्हें ज़ॉम्बी यूनिवर्स के भी सुपर हीरोज मिलते हैं एंड यहाँ पे खड़ी होती है स्कारलेट विच। वो उन पे अटैक कर रही होती है लेकिन काहोरी उसे किसी तरीके से कंट्रोल कर लेती है और पैगी कार्टर बाकी ज़ॉम्बी से लड़के यहाँ से निकल जाती है। आगे जाती वो देखती है कि सुप्रीम स्ट्रेंज कुछ पोर्टल्स बना रहा है जिससे कि वो उन दोनों को आसानी से पकड़ सके। लेकिन इस चीज को पीछे छोड़ते हुए वो लोग और आगे भाग जाते हैं एंड आगे जाके उनकी मुलाकात होती है थैनोस से, जो कि उन पे अटैक करना चालू करता है। लेकिन तभी वो धूल बन के उड़ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में कई सारे सुपर हीरोज यानी कि आधा अर्थ ऐसे डिसॉल्व होके उड़ गया था। एंड ये सब करने के पीछे हाथ है किल मॉन्गर का। जैसे कि सीजन 1 में हमने देखा था कि अल्ट्रॉन के बाद किंग मॉन्गर ने सूट को हासिल कर लिया था, तो इसीलिए वो उनके सामने आ जाता है और ये देखकर पैगी कार्टर को काफी अच्छा लगता है। वो कहती है कि ये सूट डेफिनेटली हमारे काम आ सकता है सुप्रीम स्ट्रेंज को हराने में। तो काहोरी अपनी पावर्स का यूज करके किंग मॉन्गर को कहीं और भेज देती है और उसका सूट यहीं पे रह जाता है। उसे पहन लेती है पैगी कार्टर। इसके बाद वो लोग फाइनली उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे रखी हुई थी फॉर्ज मशीन और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की और यहाँ पे स्टार्ट होती है फाइनल बैटल। सुप्रीम स्ट्रेंज पैगी कार्टर से कहता है कि इस इन्फिनिटी सूट को तो मैं पहले भी हरा चुका हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। तो वो कहती है कि लास्ट टाइम ये सूट मैंने नहीं पहना हुआ था, इस बैटल में काफी ज्यादा फर्क होने वाला है। तो फाइनली उनके बीच फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज काफी अनोखे अटैक करता है, जैसे कि एक बड़े स्नेक का अटैक एंड एट द एंड वो अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है। इसकी देखा देखी में पैगी कार्टर भी अपने कई सारे क्लोन्स बना लेती है। तो तभी सुप्रीम स्ट्रेंज उसे किसी और डायमेंशन में पहुंचा देता है एंड यहाँ पे स्टीव उसके साथ होता है। स्टीव उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रह जाओ। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पैगी कार्टर को ये चीज देख के काफी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि ये चीज सच नहीं है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम स्टीव नहीं हो, और वो बिल्कुल सही थी। ये निकलता है सुप्रीम स्ट्रेंज। तो पैगी कार्टर उसे पंच करती है एंड यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज स्टार्ट कर देता है अपनी फोर्ज मशीन को और सारे के सारे सुपर हीरोज को उसके अंदर डालने लग जाता है। लेकिन काहोरी अपनी पावर्स की मदद से उन्हें रोक लेती है एंड ऊपर पोर्टल खोल के उन सभी को उनके यूनिवर्स में वापस से भेज रही होती है। पर सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर्स उससे ज्यादा होती है, तो वो सभी को वापस से नीचे गिराने लग जाता है। अब नीचे गिरते हुए सभी सुपर हीरोज अपने हथियार बाहर फेंक देते हैं, जो कि पैगी कार्टर के हाथ में लग जाते हैं एंड यहाँ पे वो एक हरी भरी शॉट उठाती है और चली जाती है सुप्रीम स्ट्रेंज पे अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पे काहोरी भी उठ जाती है और जहाँ पे सभी सुपर हीरोज गिर रहे थे उसी के नीचे कई सारे पोर्टल्स बना देती है एंड सभी लोग पहुंच जाते हैं अपने यूनिवर्स में। अब यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है
क्योंकि इन लोगों ने उसका काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया था। गुस्से के मारे वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है एंड इन दोनों पे अटैक करने लग जाता है। पर यहाँ पे पैगी कार्टर को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो जाती है उसे एक पंच करने के लिए। तभी काओरी सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उठा के उसके हाथों में दे देती है एंड यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज को लगता है एक बहुत ही पावरफुल मुक्का। इससे वो वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे पैगी कार्टर उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें फोर्ज मशीन को रोकना पड़ेगा। बट सुप्रीम स्ट्रेंज को इसे ऑन करना तो आता था बट रोकना नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि जो एनर्जी सुप्रीम स्ट्रेंज के अंदर से निकली थी वो वापस से सुप्रीम स्ट्रेंज के अंदर ही घुस जाती है एंड यहाँ पे वो पैगी कार्टर को लेके फोर्ज मशीन के अंदर कूद जाता है। बट पैगी कार्टर उसे बीट करके एक जगह पे लटक जाती है एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के नीचे गिरने की वजह से हो जाता है एक बहुत बड़ा धमाका। लेकिन इस धमाके में पैगी कार्टर नहीं मरती बल्कि वॉचर उसे वहीं पे ले आया है जहाँ से वो सब कुछ देखता है। इसके बाद वॉचर उसके साथ एक जगह पे आ जाता है जो बहुत ही खूबसूरत है और दिखने में बिल्कुल मेन टाइमलाइन की तरह है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस्टीन जिंदा होती है, मतलब कि फाइनली सुप्रीम स्ट्रेंज ने वो यूनिवर्स क्रिएट कर लिया जहाँ पे क्रिस्टीन जिंदा है। बट दिक्कत ये है कि इसके लिए उसने अपनी जान दे दी। यहाँ पे पैगी कार्टर भी वॉचर से यही सवाल पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसी दुनिया क्रिएट क्यों की जिसे वो देख ही नहीं सकता। तो वॉचर कहता है कि शायद ये उसी की अच्छाई है। अब पैगी कार्टर उससे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछती है कि जब तुम्हारा कंट्रोल है इतने सारे यूनिवर्स के ऊपर तो आखिर तुम गलत चीजें होने से रोकते क्यों नहीं हो, मतलब कि तुम इतने सारे यूनिवर्स को तबाह होने से बचा सकते हो। तो यहाँ पे वॉचर कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि इस यूनिवर्स को मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। फिर वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ देता हूँ। तो पैगी कहती है कि चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे नजारे देखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे वॉचर उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें अच्छे नजारे देखने हैं तो चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा नजारा दिखाता हूँ। और इसके बाद वो उसे ले आता है एक बहुत ही बड़े ट्री के सामने जिसे कि लॉकी कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि हमने लॉकी सीजन 2 के बिल्कुल लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि कैसे लॉकी ने सारी की सारी टाइमलाइंस को पकड़ लिया एंड पूरे के पूरे यूनिवर्स को वो अकेला ही चला रहा है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया। तो गाइस फाइनली हमने व्हाट इफ सीजन 2 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सीरीज हमें कौन सी एक्सप्लेन करनी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।